जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करने वाले हैं जीएस वर्ल्ड का टेस्ट, पीसीएस और आईएएस दोनों के लिए। आईएएस का करंट अफेयर भी है, पीसीएस का, हालांकि वैसे पीसीएस का टेस्ट है, इसको पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाया गया है पीसीएस के लिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पीसीएस का प्री 2025 जो 12 अक्टूबर, और बीपीएससी मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ, जो बीपीएससी है उसकी भी बात कर रहा हूँ। यहाँ के लिए जो करंट में एग्जाम आने वाले हैं, यहाँ से वो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये दोस्तों करंट अफेयर का टेस्ट है। करंट अफेयर्स को कंपाइल किया गया है अप्रैल मई तक। इसमें करंट अफेयर्स प्रीवियस टाइम का भी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। ये करंट अफेयर्स को पूरी तरीके से कंपाइल किया गया है एक एक क्वेश्चन को। यहाँ अगर आप अपना ये टेस्ट लगाते हैं करंट अफेयर का, और आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, तो आप अपना एक्यूरेसी और एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो कि जहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं उन पर काम करना शुरू कर देंगे आप, क्योंकि अभी टाइम है थोड़ा सा। इसलिए करंट अफेयर्स के टेस्ट को लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। बाईलिंगुअल है, दोनों भाषाओं में पूरा डिटेल कराऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा। इसलिए ज़रूरी है कि ये करंट अफेयर का टेस्ट मिस नहीं होना चाहिए दोस्तों। और सबसे ज़रूरी बात, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, जो अपने दोस्तों तक पहुंचाएगा। आप अपना भला सोच रहे हैं, दोस्तों का भी भला सोचिए दोस्तों, पड़ोसियों का भी और अपने आसपास जानने वालों का भी। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स का टेस्ट है, टेस्ट नंबर 9 है। हमने करंट के हिसाब से उठाया, बाकी के टेस्ट भी जो पहले रह चुके हैं उनको भी कंप्लीट करा देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, जीएस वर्ल्ड का बहुत ही अच्छा कंटेंट है। अब बात करते हैं यहाँ से। देखो, टेस्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आए नहीं आए, लेकिन ये आपके मेंटल लेवल को जरूर चेक करने वाला है कि आपने पढ़ा है तो कितना पढ़ा है और कैसे पढ़ा है। ये आपकी डिसाइड कर देगा डेस्टिनी कि कहाँ कैसे क्यों पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में तो नहीं, हिंदी में इसको एक्सप्लेन करूँगा, हिंदी में इसकी डिटेल बताऊँगा। इंग्लिश में आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन भारत में किस शहर में किया गया? क्या हो रहा है? 27th इंटरनेशनल कौन सा है? ग्लास कांग्रेस, आईसीजी बोलते हैं इसे। इंटरनेशनल क्या है? कांग्रेस ऑन ग्लास, कांच पर, जो कांच होता है ना ग्लास, उस पर कहाँ किया गया है? क्या हुआ दोस्तों? ये हुआ है कोलकाता में। कोलकाता कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन कोलकाता में किया गया। कौन सा था ये? 27वें नंबर का था, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 27वें नंबर का है इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन ग्लास। और 20 से लेकर 24 जनवरी के बीच में, 20 से 24 जनवरी 2025 के बीच में कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया गया दोस्तों। ठीक है, वैश्विक आयोजन किया गया। इसका जो है टेक्नोलॉजी में, निर्माण, रिसाइकलिंग से जुड़ी बहुत सारी नई टेक्निकल चीज़ों का और उसके रिसर्च पर आधारित है ये कांग्रेस ऑन ग्लास दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 20 से 24 जनवरी 2025। क्वेश्चन नंबर 2 है, 16 जनवरी 2025 को गृह मंत्री, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर की बात कर रहा हूँ, अमित शाह जी के द्वारा पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ पर किया गया? 16 जनवरी 2025 को गृह मंत्री अमित शाह जी ने आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम कहाँ पर बनाया दोस्तों? सबको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गृह मंत्री साहब ने बनाया है आर्कियोलॉजी मतलब एक्सपीरियंशियल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम एट विच लोकेशन? वाडनगर गुजरात में। कहाँ पर? वाडनगर गुजरात में दोस्तों। 16 जनवरी 2025 को वाडनगर गुजरात में इस साइट का उद्घाटन किया। इसमें दोस्तों भारत की प्राचीन सभ्यताओं से रिलेटेड जो आपका लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन है, खुदाई में मिली वस्तुएं, डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारी चीज़ों को दर्शाया जाएगा दोस्तों। और दूसरी बात, वाडनगर मोदी जी का जन्म स्थान भी है, आपको बहुत बखूबी पता होगा, इसलिए ये थोड़ा सा मजबूती से इसको देखना जरूरी है। तो कहाँ पर हो गया? पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय वडनगर गुजरात में 16 जनवरी को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर अमित शाह जी के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% लगा लो, आ रहा है एग्जाम में। 30 दिसंबर 2024 को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया स्पेडएक्स मिशन। स्पेडएक्स को लिख लो, आ रहा है, स्पेडएक्स आया हुआ है ऑलरेडी एग्जाम्स में। स्पेडएक्स मिशन के अंतर्गत किस बीज को, देखो कितनी डीप बात पूछी है, किस बीज को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अंकुरित किया गया है दोस्तों? यह लोबिया का पौधा, लोबिया को स्पेस एक्स में ले जाया गया इस स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का, और ये इसरो का मिशन है। डेट याद रखना 30 दिसंबर 2024, जहाँ जहाँ मैं ध्यान दे रहा हूँ उनको बखूबी याद करना जरूरी है। ये एक जैविक जीवन की संभावना की जांच करना है, इसलिए लोबिया को ऊपर स्पेस में ले जाया गया है कि क्या ये जैविक जीवन वहाँ पर संभव है या नहीं। ठीक है, लोबिया बीज को अंतरिक्ष में ले जाकर वहाँ
सफलतापूर्वक अंकुरित किया गया है। यह भारत का एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष जैव प्रयोग है दोस्तों। किसको? लोबिया को। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य एजेंसीज और इंटरपोल इंपोर्टेंट है के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए कौन सा पोर्टल है? बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है, ये चारों ही पोर्टल इंपॉर्टेंट है, बट भारत पोल जो है राज्य जो स्टेट की एजेंसीज हैं और इंटरपोल के बीच में लागू किया गया है और इसका शुभारंभ किया गया दोस्तों। ठीक है, भारत पोल पोर्टल इसकी, यह पोर्टल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल अपराधी हैं उनसे संबंधित, उनसे रिलेटेड जानकारी देगा। ठीक है, साझा करेगा और एक डिजिटल मंच प्रदान कराएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? जनवरी 2025 में उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत, एक एक वर्ड को बखूबी ध्यान दिमाग में रखो गाइस प्लीज, और मल्टीपल रिवीजन बहुत जरूरी है। जनवरी 2025 में उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत भारतीय रेलवे ने अपना 69वां यानी कि 69वां रेलवे डिवीजन कहाँ स्थापित किया दोस्तों? कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू संभाग में नदर्न रेलवे में जनवरी 2025 में 69वां रेल डिवीजन जम्मू कश्मीर क्षेत्र में क्या किया? स्थापित किया है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट, रेल मंत्रालय ने यात्रियों को एकीकृत डिजिटल सेवाएं यानी कि इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्विस टू पैसेंजर्स प्रदान करने के लिए 31 जनवरी 2025 को कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया है दोस्तों? कौन सा सुपर है? यह स्वरेल, इंग्लिश में देख लेना, यह स्वरेल नामक सुपर ऐप लॉन्च किया गया है जिससे टिकट बुकिंग, याद रखना, टिकट बुकिंग होगी, ट्रेन के आने जाने की जानकारी होगी, प्लेटफॉर्म सुविधा जैसी चीज़ों को क्या मिला है? स्थान मिलेगा और आपको जानकारी मिल सकेगी दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए नेतृत्व निर्माण हेतु 4 मार्च 2025 को किस अभियान की शुरुआत की गई? कौन सा अभियान था ये? यह सशक्त पंचायत नेत्री अभियान इज वेरी इंपॉर्टेंट, सी इज द राइट आंसर। 4 मार्च 2025 को दोस्तों महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा ये एक सशक्त कदम उठाया गया। इसका उद्देश्य महिला प्रतिनिधियों को उनके नेतृत्व को कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करना है। क्या है? सशक्त पंचायत नेत्री अभियान दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस स्थान पर 2 मार्च 2025 को स्थापित किया गया? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पर? गुरुग्राम हरियाणा में। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कहाँ पर किया? रामनाथ कोविंद जी द्वारा 2 मार्च 2025 को भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम हरियाणा में एस्टेब्लिश किया गया है। शांति और शिक्षा और शोध को समर्पित है ये। नेक्स्ट बात करते हैं। वाराणसी में विकसित किए जा रहे अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को कौन सी 2 संस्थाएं संयुक्त रूप से विकसित कर रही हैं? ये वाराणसी में विकसित हो रहा है। कौन सा? मॉडर्न मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर? वाराणसी में। ये जॉइंटली किस का प्रोजेक्ट है दोस्तों? ये है नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड और IWAI का दोस्तों, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। मतलब बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक प्रबंधन लिमिटेड और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का एक जॉइंट वेंचर है जो वाराणसी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क को जॉइंटली बना रहे हैं, दोनों जॉइंटली डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, ये एक MOU साइन हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इससे क्या है? इस परियोजना से सड़क, रेल, जलमार्गों के माध्यम से जो माल ढुलाई है, गुड्स एंड सर्विस का मामला है, ठीक है, उसको सुगम बनाना और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कासमपट्टी, जिसे बोलते हैं बीरा कोविल पवित्र उपवन को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया है। राज्य सरकारें जैव विविधता विरासत स्थल, जिसे बोलते हैं BHS यानी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट को किस अधिनियम के तहत अधिसूचित कर सकती हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 यानी कि बायोलॉजिकल जैव विविधता अधिनियम 2002 के थ्रू इसको दोस्तों धारा 37 के तहत स्थानीय निकायों के परामर्श से BHS को अधिसूचित किया जा सकता है। बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट को नोटिफाई की सकती है। कौन? स्टेट गवर्नमेंट। याद रखना, किसकी? राज्य सरकार है। समझ रहे हैं? यह है तमिलनाडु सरकार ने अभी रिसेंटली कौन है? कासमपट्टी वीरा कोविल पवित्र उपवन को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया। किसने? तमिलनाडु में। मैचिंग में आ जाएगा कि वेयर इज कासमपट्टी वीरा कोविल। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कौन सा?
उड़ीसा में है ये देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। इनके संरक्षण के प्रयासों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इंडियन बाइसन फेस्ट की मेजबानी की। देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? अभी बात हुई उड़ीसा में। उड़ीसा देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा के बरगढ़ जिले में संबलपुर शहर में है, संबलपुर शहर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? जहाँ पर महानदी पर हीराकुंड बांध के निकट ये स्थित है, संबलपुर में महानदी पर दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, यूरोप और एशिया के बीच कौन सा सागर है जो सऊदी अरब में अमेरिका और रूसी अधिकारियों के बीच युद्ध विराम वार्ता के केंद्र में है? कौन सा? यूरोप और एशिया के बीच कौन सा सागर है जो सऊदी अरब में अमेरिका और रूसी अधिकारियों के बीच युद्ध विराम वार्ता के केंद्र में है? दोस्तों यूरोप और एशिया के बीच में काला सागर है, ब्लैक सी, जो यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है। यहाँ पर युद्ध विराम वार्ता का एक केंद्र रहा है दोस्तों, तो ब्लैक सी। नेक्स्ट बात करते हैं कथन और कारण। ये है ट्रिजेपेटाइड, जिसे बोलते हैं माउजारो। ट्रिजेपेटाइड माउजारो को भारत में एली लिली द्वारा मुख्य रूप से टाइप 2 मधुमेह के उपचार के लिए लॉन्च किया गया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, यह ट्रिजेपेटाइड माउजारो को भारत में एली लिली द्वारा मुख्य रूप से टाइप 2 मधुमेह के उपचार के लिए लॉन्च किया गया है। ट्रिजेपेटाइड जीआईपी और जीएलपी एक रिसेप्टर्स पर कार्य करता है जो रक्त शर्करा, जो ब्लड शर्करा है उसके स्तर और भूख को नियंत्रित करता है, और भारत में इसकी नियामक मंजूरी मधुमेह प्रबंधन के लिए है। विकल्प कौन सा सही है दोस्तों? बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट बट द रीजन करेक्टली एक्सप्लेन द assertion। कथन और तर्क दोनों सही है और तर्क कथन का सही व्याख्या कर रहा है। ये ट्रिजेपेटाइड है, ये किससे है? भारत में एली लिली द्वारा मुख्य रूप से टाइप 2 मधुमेह के उपचार के लिए लॉन्च किया गया। इससे डायबिटीज का उपचार होगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से मार्च 2025 में कौन सा महत्वपूर्ण दिन और थीम या उद्देश्य का साथ सही रूप में मेल खाता है? ये मार्च के दिन है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, देखो याद रखना, कुछ भी हो सकता है। तो मार्च 2025 में कौन सा महत्वपूर्ण दिन और थीम है, इनको मैच करना है उनकी थीम के साथ। विकल्प में ए बी सी डी कौन सा सही है? तो बात करते हैं विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस दोस्तों 3 मार्च को मनाया जाता है, याद रखना, और इसकी थीम थी लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज, यानी कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड कंजर्वेशन। ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च की थीम है, ये सही है दोस्तों। नेक्स्ट है शून्य भेदभाव दिवस, ये 1 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? ESG, उत्कृष्टता के लिए सुरक्षा नेतृत्व। दोस्तों ये यहाँ पर सही नहीं है, ये यहाँ पर थीम है, क्योंकि 2000 की थीम थी, ये 2024 की थीम थी, सभी को सेहत के लिए, सभी की सेहत की रक्षा के लिए, सभी के अधिकारों की रक्षा करें, ना कि ECG, उत्कृष्टता के लिए सुरक्षा नेतृत्व, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ये किसकी थीम है? ये है ECG उत्कृष्टता, यह राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह की थीम। क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह की थीम है। जबकि जो शून्य भेदभाव दिवस है जो 1 मार्च को मनाया जाता है, उसकी थीम है समानता और समावेशन को बढ़ावा देता है, जिसकी 2024 की थीम थी क्या है? सभी की सेहत की रक्षा के लिए सभी के अधिकारों की रक्षा करें। तो बी गलत हो गया। ये जो थीम दे रखी है वो किसकी है? राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह की दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह है, ये इसी की थीम थी। ये 4 से 10 मार्च मनाया गया, 4 से 10 मार्च सही है, बट इसकी थीम थी लैंगिक समानता और महिलाओं की उपलब्धियों को बढ़ावा देना, नहीं, इसकी थीम थी जो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला की थीम है। कब? लैंगिक समानता और महिला का उपलब्धियों को बढ़ावा देना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का उद्देश्य है। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का उद्देश्य है स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है 8 मार्च को मनाया जाता है, कौन सा? ये 8 मार्च को मनाया जाता है, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला में 8 मार्च को थीम क्या है? हाँ, हम टीवी को समाप्त कर सकते हैं, नहीं, गलत है। इसकी थीम है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, क्या थीम है? बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो एक टीवी, ये टीवी की थीम है जो 24 मार्च को मनाया जाता है, 24 मार्च को ये मनाया जाता है। यस वी कैन एंड टीवी, जो हम टीवी को समाप्त कर सकते हैं, ये किसकी थीम है? 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस की, किसकी? वर्ल्ड टीबी डे की दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाया जाता है, उसकी थीम थी महिलाओं की उपलब्धियां और लैंगिक समानता पर केंद्रित है, ना कि थीम। ये वाली है दोस्तों, ये गलत हो गया।
आंसर इसमें ए सही है, बाकी के तीनों मिसमैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अप्रैल 2025 का कौन सा महत्वपूर्ण दिन एंड थीम या उद्देश्य के साथ सही रूप से मेल खाता है? देखो, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है, 2 अप्रैल को। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है क्या है? इसकी थीम है न्यूरो डाइवर्सिटी की आगे बढ़ाना और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य SDG की बात हो रही है। ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम है स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य, मातृ और नवजात स्वास्थ्य पर केंद्रित है दोस्तों। नेक्स्ट, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक कार्रवाई। ये 22 अप्रैल का पृथ्वी दिवस था, उसकी थीम है। नेक्स्ट डी, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया 23 अप्रैल को। इसकी थीम थी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में साहित्य की भूमिका। तो चारों सही है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। सभी सही है, इसके डेट्स और इसकी थीम्स दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? अप्रैल 2025 के महत्वपूर्ण दिनों को उनकी सही थीम के साथ बताना है दोस्तों। क्या है, क्या सही है इसमें, क्या सही है? बात करते हैं। देखो, मैचिंग में मिलाना है इनको, मैचिंग में मिलाना है, मैचिंग में। देखो, अभी ऊपर बात की थी हमने, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? हमारी शक्ति हमारा ग्रह, यानी कि आवर पावर आवर प्लेनेट एंड नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरणीय संरक्षण के लिए सामूहिक कार्रवाई, यानी कि इस पर 3 आ गया, ए पर 3, ए पर क्या गया 3। नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ये कब मनाया जाता है? ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है, 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका है 4, इसका 4 है बौद्धिक संपदा का संगीतमय उत्सव और बौद्धिक संपदा और क्या है? बौद्धिक संपदा और संगीत उद्योग में बौद्धिक संपदा अधिकारों का उत्सव। तो इस पे क्या आ गया? 2 पर 4, बी पर 4 आ गया दोस्तों। राष्ट्रीय सिविल दिवस, ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 21 अप्रैल को। इसकी क्या है? नागरिकों को कुशल और पारदर्शी शासन के माध्यम से सशक्त बनाना। और उसके बाद है विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को, इम्पोर्टेंट है। इसकी है आपदाओं और संघर्षों से धरोहर को खतरा, 60 वर्षों के इकोमॉस कार्यों की तैयारी और सीख दोस्तों। आंसर आ गया 3412 इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। 3412 इज द राइट आंसर, सो ए इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं 17। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से मीना चराना जी को, मीना चराना जी को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के कालिंदी कॉलेज की प्राचार्य हैं, प्रोफेसर मीना चराना जी। नेक्स्ट बात करते हैं, बरसाना बायोगैस परियोजना हाल में समाचार में रही, किस राज्य में है? ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर? यूपी में। ये उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एस्टेब्लिश है। कहाँ पर? मथुरा जिले में एस्टेब्लिश है। यह परियोजना कृषि अपशिष्ट और गोबर कंप्रेस बायोगैस जिसे बोलते हैं CBG तथा जैविक उर्वरक बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसका उद्देश्य सतत ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है? क्या? एक्सपोर्ट बनकर उभरा है, एक्सपोर्ट, निर्यातक। नेक्स्ट, जिसने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में देश के कुल इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में लगभग 30% योगदान दिया है। कौन सा दोस्तों? ये है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु जो है वो सबसे ज़्यादा अभी तक का इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यातक बन के उभरा है। करीब 30 से 33% हिस्सा अकेले वो निर्यात में लागू करता है। अगर बात करें राज्य से लगभग 9.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात हुआ है। पहले के वर्षों में यहाँ पर मुख्य स्थान किसका था? उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का था। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक नंबर 1 पे। अब तमिलनाडु की सफलता के कारण कांचीपुरम जिले से भारी मात्रा में स्मार्टफोन का निर्यात रहा है, जो अगर बात करें अकेले देश के कुल स्मार्टफोन निर्यात का लगभग 40% अकेले कांचीपुरम से जा रहा है। इससे बिग थिंग वाइज। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 बात है। हाल ही में दिल्ली का वन और वन्यजीव विभाग भारत के किस वन्यजीव अभ्यारण्य के एक टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला स्थापित कर रहा है? यह है असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य में। कहाँ पर? असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये कहाँ पर है? ये अरावली पर्वतमाला में। कहाँ पर? अरावली पर्वतमाला में सिचुएटेड है ये। ठीक है।
इसमें क्या होगा, हिंगोट, खैर, पलाश जैसी दुर्लभ और विलुप्त प्राय देसी प्रजातियों के पेड़ों को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो टेक्निक के द्वारा संरक्षित और विकसित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। क्या है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। जस्टिस बी आर गवई किस समुदाय से भारत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश होने के लिए उल्लेखनीय है? तो ये SC शेड्यूल कास्ट से, अनुसूचित जाति से बने जस्टिस बी आर गवई। ठीक है, पहले जो न्यायाधीश थे जिनका नाम था KG बालाकृष्णन, KG बालकृष्णन थे, जो 2007 से लेकर 2010 तक, 2007 से 10 तक ये भारत के पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश और दूसरे कौन से SC कम्युनिटी से न्यायाधीश हैं, जस्टिस KG बालकृष्ण, 2007 से 2010 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति से पहले जस्टिस बी आर गवई की क्या भूमिका थी 2023 में? तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश हुआ करते थे जस्टिस बी आर गवई। ठीक है, 14 नवंबर 2003 से शुरुआत में ये एक एडिशनल न्यायाधीश के रूप में काम किया इन्होंने। ठीक है, और 2005 में, डेट याद रखो, 2005 में ये स्थायी न्यायाधीश बन गए। कैसे? परमानेंट जज बन गए और बॉम्बे हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। उसके बाद जब तक 24 मई 2019 को उनका सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति नहीं हुई, वे बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता व सॉलिसिटर जनरल नहीं थे। ये गलत है सब। ठीक है, तो 24 मई 2019 को उनकी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति नहीं हुई दोस्तों, इसलिए ये हो गया आपका बी इज द राइट आंसर, बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आत्मभूमि स्थल हाल ही में भारत के रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? कौन सा है? यह है सक्कर कोट्टई पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु वाला। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। सक्कर कोट्टई पक्षी अभयारण्य को दोस्तों 2 फरवरी 2025 को, जिस दिन वेटलैंड डे मनाया जाता है, उसी दिन इसको विश्व आर्द्रभूमि दिवस में पहले रामसर स्थल के रूप में नामित किया है। साथ में इसके साथ कौन कौन सा था? यह थेरतंगल पक्षी अभयारण्य। कौन सा है? थेरतंगल, ये देखो यहाँ लिखा है मैंने, थेरतंगल पक्षी अभयारण्य, ये तमिलनाडु में पड़ता है। उसके बाद है खेचोपल्ली आर्द्रभूमि जो सिक्किम में, ये इंपोर्टेंट है। खेचोपल्ली कहाँ है? सिक्किम में। और उद्वा झील कहाँ है? उद्वा झील ये है झारखंड में। ठीक है, ये सब पहले से ही रामसर स्थल है, लेकिन हाल ही में शामिल नहीं किए गए। ये बात सही है जो इनकी बात हो रही है। तो अभी हाल ही में सक्कर कोट्टई को शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, थेरतंगल पक्षी अभयारण्य में कितनी पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई हैं और एक किस फ्लाईवे पर स्थित है? क्या बात है, कितना डीप और डीप क्वेश्चन है भाई साहब, इतना डीप कौन पता करेगा। 24 में थेरतंगल पक्षी अभयारण्य है तमिलनाडु में। पहली बात तो इसमें दोस्तों 96 प्रजातियां और ये मध्य एशियाई फ्लाईवे को फॉलो करता है। ये मत्स्य अभयारण्य रामनाथपुरम जिले में तमिलनाडु में स्थित है, 29 हेक्टेयर में फैला है। ठीक है, यह 44 परिवारों में से करीब 96 पक्षी प्रजातियों का घर है। ठीक है, मध्य एशियाई फ्लाईवे पर स्थित है, जो प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। नेक्स्ट, खेचोपल्ली आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? क्या विशेषता है? यह एक ग्लेशियर निर्मित सर्ग झील है जो ग्लेशियर से बनती है, जो पश्चिमी सिक्किम से करीब पश्चिमी सिक्किम में 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। खेचोपल्ली कहाँ पर है? ये सिक्किम में है दोस्तों। सिक्किम में ग्यालसिंग जिले में, कहाँ पर? सिक्किम के ग्यालसिंग जिले में 1700 मीटर की ऊंचाई पर एक ग्लेशियर सर्ग झील है और यह हिंदू प्लस बौद्धों दोनों के लिए पवित्र है। इसे इच्छा पूर्ति करने वाली, याद रखना, खेचोपल्ली आर्द्रभूमि को जो सिक्किम में है, इसको इच्छा पूर्ति करने वाली झील माना जाता है। यह सिक्किम का पहला फर्स्ट रामसर स्थल है। कौन सा? खेचोपल्ली आर्द्रभूमि। रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले भारत के पहले 2 शहर कौन से हैं? ये दोस्तों इंदौर और उदयपुर। ये काफी न्यूज में इंपोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है, स्पेसएक्स मिशन में 2 उपग्रहों के नाम क्या हैं? SDX-01 चेजर, SDX-02 टारगेट। पहले वाला है चेजर, याद रखना, दूसरे वाला है टारगेट, क्योंकि यहीं कंफ्यूजन दे देंगे। SDX-2 चेजर, SDX-1 टारगेट, और आप हो गए टारगेट 0 पे आ गए। ठीक है, ये एक इसरो का स्पेसएक्स डॉकिंग मिशन है इसरो का। 30 दिसंबर 2024 को इसको लॉन्च किया गया था। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। स्पेसएक्स उपग्रह का पहला सफल डॉकिंग कब हासिल किया गया? याद रखना डेट। इसकी जो पहली सफल डॉकिंग 16 जनवरी 2025 को, और इसको 30 दिसंबर 2024 को सारहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ठीक है, SDX-01 चेजर और SDX-02 टारगेट का पहला सफल स्वायत्त डॉकिंग हासिल किया गया है। यह उपलब्धि दोस्तों 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर निम्न पृथ्वी कक्षा में, जो लो अर्थ ऑर्बिट है, निम्न का मतलब है लो अर्थ ऑर्बिट में क्या किया गया?
इसकी निम्न पृथ्वी की कक्षा में पूरी हुई। इस डॉकिंग ने भारत का स्वदेशी भारतीय डॉकिंग सिस्टम का उपयोग करके अंतरिक्ष में सटीक रेंज और युग्मन की क्षमता का प्रदर्शन किया। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है 29 जीआई टैग प्राप्त उत्पादकों को उनके संबंधित राज्यों से मैच बनाना है। दोस्तों देखो, ये माजुली असम में पड़ता है, तो माजुली में असम हो गया, बाकी ये जो असम में हटा दो। तो माजुली मास्क जो है कहाँ पर है, असम का है। कोडाईकनाल गार्लिक क्या है, कोडाईकनाल गार्लिक तमिलनाडु का है, तो जहाँ तमिलनाडु उसको बता दो तो इज द एडनेस है। और मोइरांग की फैब्रिक कहाँ है, मणिपुर की, इनको जीआई टैग प्रदान किया गया मोइरांग की फैब्रिक को, जो मणिपुर में है। नेक्स्ट बात करते हैं 2025 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई की बात हो रही है, इंपोर्टेंट है। इसकी थीम क्या थी दोस्तों, इसकी थीम थी प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। इंग्लिश में याद रखा करो, हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं मई 2025 में वाशिंगटन डीसी में आयोजित विश्व बैंक भूमि सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 का विषय क्या था, इसका विषय था दोस्तों जलवायु कार्रवाई के लिए भूमि अधिकार और उनकी पहुंच की सुरक्षा जागरूकता से क्रियान्वयन की हो, यानी कि सिक्योरिंग लैंड टेन्योर एंड एक्सेस फॉर क्लाइमेट एक्शन मूविंग फ्रॉम अवेयरनेस टू एक्शंस की बात हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं 9वें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करें। क्या है ये आपका, यह सम्मेलन सिंगापुर के चांगी में आयोजित हुआ। कौन सा कथन सत्य है पूछा है दोस्तों। 9वें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन 2025 की बात हो रही है, सिंगापुर के चांगी में आयोजित हुआ। इसका आयोजन IAMDX एशिया 2025 के साथ किया गया। सम्मेलन का विषय था सेफ एंड सिक्योर सीज, इसका विषय था। इसका आयोजन भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया था दोस्तों। देखो, इसका आयोजन भारतीय नौसेना के नहीं, सिंगापुर की नौसेना के द्वारा, याद रखना, सिंगापुर की नौसेना के द्वारा किया गया था। तो आंसर क्या है, 4 को एलिमिनेट कर दो, 1 2 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके पुरस्कार के साथ मिलान करना है, ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। आकर्ष श्रॉफ को दोस्तों, जो आकर्ष श्रॉफ है उनको मिला मित्र विभूषण। कौन सा है, मित्र विभूषण, नहीं गलत हो गया। आकर्ष श्रॉफ दोस्तों राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, इन्हें नेशनल यूथ अवार्ड मिला है आकर्ष श्रॉफ को। नरेंद्र मोदी को कौन सा मिला है, मित्र विभूषण, ठीक है, नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण मिला है, ठीक है, मित्र विभूषण। उसके बाद बात करते हैं सुदर्शन पटनायक क्या है, इनको मिला है नेशनल, यार ये गलत लिखे हुए थोड़े से मेरे दोस्तों, क्योंकि सुदर्शन पटनायक जी को ये अवार्ड नहीं मिला है, सुदर्शन पटनायक को सैंड वाला अवार्ड मिला है, ठीक है, इसमें सैंड दे ही नहीं रखा। फ्रेंड डे रेटिंग अवार्ड राजेश सोनी को, ठीक है, ये गलत है। आकर्ष श्रॉफ को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिला है और मोदी जी को मित्र विभूषण तो कहीं देखा ही नहीं हमने। ये थोड़ा क्वेश्चन अपसेट है, इसकी बात बाद में करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 बात है, फिल्मों को उनके पुरस्कार के साथ मैच करना है, मिलान करना है। बताइए, देखो ये क्या है, एनोरा को दोस्तों 97वां ऑस्कर यानी कि एकेडमी अवार्ड्स अकादमी पुरस्कार मिला है। डॉक्टर सुबोर्नो बोस को मिला है दोस्तों आतिथ्य और शिक्षा के क्षेत्र में। बी पर कितना हो गया, 3, यानी कि बी पर क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नितिन कामत को ई-बाई उद्यमी पुरस्कार 2024, ठीक है, कौन सा, ई-बाई। और चीन के जो वास्तुकार लियू जियाकुन, इनको मिला है पृथ्वीजार आर्किटेक्चर पुरस्कार। ये हो गया 2 3, ठीक है, 2 3 4 1 इज द राइट आंसर, 2 3 4 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े ऑप्शन गड़बड़ है, इनको हटा दो, ये जैसे मैंने बताया ऐसे हैं, 2 3 4 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 35, क्या है 35 का जो व्यक्ति और संगठन इनको मिलने वाले पुरस्कार हैं, ठीक है, कौन सा है। आमिर खान को दोस्तों मास्टर ह्यूमर पुरस्कार मिला है, यानी कि 2 इज द राइट आंसर। पी शिवकामी को मिला है, कौन सा मिला दोस्तों, वर्चुअल दलित पुरस्कार, वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार, यानी कि 1 हो गया, ठीक है। डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी मिला है, ठीक है। 2025 में जापान में पहला भारतीय डॉक्टर है जिससे ये पुरस्कार मिला, ये भी एक क्वेश्चन बन गया, डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, तो 3 हो गया। और मेघालय को
मेघालय को मिला है UIDAI पुरस्कार, UDI पुरस्कार मेघालय को मिला है। तो 2-1, 3-4 इज द राइट आंसर। यहाँ पर अगर कोई मैच कराओ तो आप देख लेना, ठीक है। वैसे ही आंसर इज ए, जो भी है यही आंसर है। नेक्स्ट 36 पे आ जाओ। कथन और कारण की बात हो रही है। विश्व खुशी रिपोर्ट 2025 में भारत 147 देशों में 118वें स्थान पर है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया का रैंक है 118, 147 में। किसमें? 147 में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, ठीक है। ये आ गया 147 में 118 हो गई, ये सही है। भारत का जो हैप्पीनेस स्कोर है, खुशी स्कोर जो है वो 4.0454 है, याद रखना। 2021-23 के लिए जो स्कोर है इंडिया का 4.054 है, और 22-24 के लिए स्कोर है 4.389। दोस्तों स्कोर भी पूछे जा रहे हैं, याद रखना, स्कोर भी पूछे जा रहा है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिया के दोनों स्कोर बता दिए। लेकिन कम सामाजिक समर्थन और उच्च आर्थिक असमानता के कारण यह पाकिस्तान और नेपाल से नीचे रहा है। हमारा इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल इंडिया से ज़्यादा खुशहाल हैं, ठीक है। और 2024 में इंडिया का रैंक था 126, याद रखना, 126 रैंक था 2024 में, और 2025 में 118। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं, वही पाकिस्तान का 109वां और नेपाल की रैंक है 92, याद रखना, पूछ सकते हैं। और पाकिस्तान आपसे खुशहाल दिखा रहे हैं, ये 109। आंसर इज ए, आर सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? कथन है 15 मई 2025 को केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपरालय संयंत्र का उद्घाटन किया। तर्क है, यह संयंत्र PTC इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा अपनी सहायक कंपनी एरोलॉय टेक्नोलॉजी लिमिटेड के माध्यम से संचालित किया गया, जिसकी क्षमता 6000 टन है। क्या है? 6000 टन। और यह वैक्यूम ऑफ री मेल्टिंग और इलेक्ट्रॉनिक बीम प्लाज्मा ऑफ मेल्टिंग और वैक्यूम इंडक्शन मेल्टिंग जैसी उन्नत तकनीकों से सुसज्जित है दोस्तों। तो आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, इज द राइट आंसर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, मशहूर भारतीय योगी और ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु को हाल में कनाडा इंडिया फाउंडेशन, यानी वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किस पुरस्कार से नवाजा गया? यह ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड दोस्तों। इसमें 50,000 कनाडाई डॉलर का पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। कहाँ पर हुआ? 22 मई 2025 को, याद रखना, 22 मई 2025 को टोरंटो कनाडा में, टोरंटो कनाडा में यह समारोह आयोजित किया गया। नेक्स्ट, ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 123वां सदस्य कौन सा देश बना है दोस्तों? अभी बना है रिसेंटली, आयरलैंड। आयरलैंड दोस्तों क्या है? एक 123वां ISA का मेंबर बना हुआ है। वहीं बात करें 2024 तक पराग्वे 100वां सदस्य था। पराग्वे कौन सा था? 100वां था, ठीक है। माल्टा 119वां, माल्टा 119वां बना था, 119वां, ठीक है, 119वें नंबर पर था। नवीनतम जानकारी यही है कि आयरलैंड 123वां सदस्य बन चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं, 9वें ICC पुरुष T20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका टीम को हराकर कौन सा टीम विजेता बना? यह भारत, वेरी इंपोर्टेंट, सबको पता होगा। इस टीम में भारत विजेता बन गया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन है? यह है मेनेलो मार्केज, मेनेलो मार्केज हैं दोस्तों। अब पुरुष फुटबॉल टीम के कौन है? मेनेलो मार्कोज हैं। इनको बदलकर खालिद जमील को पुरुष फुटबॉल सीनियर टीम का कोच बना दिया है। अब खालिद जमील हो गए, इसमें आंसर पढ़ना था, खालिद जमील हो गए अब, ठीक है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, नेक्स्ट किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला गहरे समुद्र में रडार विकसित किया गया है, जो ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों का पता लगा सकता है? भाई ऐसा काम चाइना ही कर रहा आजकल। तो चीन के शोधकर्ताओं ने पहले गहरे समुद्र में ध्वनिक साउंड सहित सेंसर सरणी विकसित किए, जो 1000 मीटर की गहराई पर 1 किलोमीटर की गहराई पर तैनात होगी और 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों का पता लगाया जाएगा, उन्हें ट्रैक किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नाउ टॉकिंग अबाउट 43 दोस्तों, AI एक्शन समिट की बात हो रही है। क्या है ये? AI एक्शन समिट 2025, ठीक है। उसकी मेजबानी कौन शहर करेगा? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये करेगा पेरिस। बी इज द राइट आंसर। पेरिस में AI एक्शन समिट हुआ, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन और ये आया हुआ क्वेश्चन है। 10 से 11 फरवरी के बीच में 2025 में पेरिस के फ्रांस में ग्रांड पैलेस में ये AI एक्शन समिट का आयोजन किया गया दोस्तों।
और फ्रांस प्लस इंडिया, फ्रांस प्लस भारत के द्वारा, ठीक है, फ्रांस और भारत द्वारा इसकी सह अध्यक्षता में यह किया गया, यानी कि फ्रांस इसका अध्यक्ष था, भारत इसका को अध्यक्ष था। जिसमें फ्रांसीसी राष्ट्रपति जिनका नाम था इमैनुअल मैक्रॉन, और इंडिया की तरफ से मोदी साहब थे, जिन्होंने वहाँ जाकर शिरकत की और मेन भूमिका निभाई। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से, कलर चेंज करता हूँ, किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा? दिस इज गुजरात। गुजरात में ही सब कुछ क्यों हो रहा है भाई, ऐसा मुझे लग रहा है। तो गुजरात में सबसे बड़ा विश्व का डेटा सेंटर बनाया जा रहा है। मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा दोस्तों गुजरात के जामनगर में, कहाँ पर? गुजरात के जामनगर में विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जा रहा है। जनवरी 2025 में रिपोर्ट किए गए परियोजना का क्षमता 3 गीगावाट, कितना? 3 गीगावाट होने की उम्मीद है। इसकी लागत करीब $20 से $30 बिलियन, यानी कितने? 20 से 30 बिलियन डॉलर के बीच रखी गई है, ठीक है। जिसका उद्देश्य है AI, इसका उद्देश्य पर्पस समझ लो, AI प्लस क्लाउड कंप्यूटिंग की जो मांग का है उसका सपोर्ट करना है। AI प्लस क्लाउड कंप्यूटिंग की मांग को सपोर्ट करने के लिए ये विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर गुजरात के जामनगर में बनाया जा रहा है। मिस मत करना, क्वेश्चन आ ही सकता है यहाँ से। नेक्स्ट है 45। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब, ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात हो रही है, पुरुष एकल का खिताब किसने था? किसने? जॉनिक सिन्नर ने। जॉनिक सिन्नर ने 26 जनवरी 2025 को मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में ओपन 2025 का पुरुष एकल का फाइनल किसको हराकर? अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर 6-3, ये भी पूछ सकता है, 6-3, 7-6 से, और उसके बाद 6-3 से हराकर यह खिताब जीत लिया। ये उनका दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है और कुल तीसरा ग्रैंड स्लैम जीता है। दोस्तों सिन्नर 1993 में जिम कूरियर के बाद इस खिताब को डिफेंड करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। किसके बाद? यह जिम कूरियर के बाद। गॉट इट। नेक्स्ट बात करने वाला है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 46। पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना जो हाल ही में समाचारों में थी, किस राज्य में स्थित है पोलावरम? इट इज रिलेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश। दोस्तों पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, गोदावरी नदी पर। तो यह पोलावरम बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज परियोजना किस पर है दोस्तों? गोदावरी नदी पर ये योजना बनाई जा रही है, ठीक है। किस पर? आंध्र प्रदेश के एलेरू जिले में, ये याद रखना, एक डिटेल याद रखो। आंध्र प्रदेश के एलेरू जिले में, एलेरू डिस्ट्रिक्ट में, पूर्वी गोदावरी जिले में इसका निर्माण हो रहा है। यह एक महत्वपूर्ण सिंचाई यानी कि इरिगेशन परियोजना है। इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक की काम करेगी, यानी कि जल विद्युत परियोजना है, जिसका उद्देश्य 30 लाख, हालांकि इतना आंकड़ा नहीं याद रखना है, एकड़ भूमि की सिंचाई और 900 मेगावाट बिजली उत्पादन करना है और 20 लाख लोगों के लिए पेयजल प्रदान करना है। हाल के समाचारों में इस परियोजना की प्रगति, विशेष रूप से डायफ्राम वॉल वगैरह की बात की जा रही है, इसलिए ये आंध्र प्रदेश की योजना इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पर जाओ। भारत सरकार द्वारा 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया? ये आंकड़ा इतना इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना है। 139 लोगों को भारत के राष्ट्रपति जी ने 139 लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किए। इस सूची में 7 पद्म विभूषण, कौन से? 7 पद्म विभूषण दोस्तों, 19 पद्म भूषण याद रखना, 113 पद्मश्री, कितने? 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। इन पुरस्कारों की घोषणा 76वें रिपब्लिक डे पर, कहाँ पर? 76वें रिपब्लिक डे पर और 27 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन में की गई थी। किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू जी, हमारी प्यारी राष्ट्रपति जी के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं 48। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को यूपी पुलिस में DSP के रूप में नियुक्ति किया गया है? भाई देखो यहाँ बिना पढ़े लोग बन रहे हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस खिलाड़ी को बनाया यूपी पुलिस में डिप्टी एसपी? ये है दीप्ति शर्मा। कौन है? दीप्ति शर्मा को, ये ऑलराउंडर है। 27 जनवरी 2025 को यूपी पुलिस में मुरादाबाद में उप पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। याद रखना, ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, 100% लगा दो, दीप्ति शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया? किस राज्य की बात हो रही है? दिस इज हरियाणा। इसका उद्घाटन नायब सैनी साहब 29 जनवरी 2025 को यमुनानगर जिले में
किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का इक्विटी बाजार बाजार पूंजीकरण के आधार पर वर्तमान में वैश्विक रैंकिंग में कौन सा स्थान रखता है? यह है फोर्थ स्थान, चौथा स्थान रखता है दोस्तों, चौथी रैंक है। 2024 में उपलब्ध आंकड़ों के हिसाब पर इसका बाजार जो पूंजीकरण है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, कितना है? 5.2 ट्रिलियन डॉलर, 5.2 ट्रिलियन डॉलर है। जनवरी 2024 की न्यूज है, जनवरी 2024 में चलो लिख देता हूँ, हांगकांग को पीछे छोड़कर चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया, जो यूएसए का कितना है मार्केट कैपिटलाइजेशन? 55 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। और चाइना का 9 ट्रिलियन डॉलर। क्या यार, कितना आंकड़ा है। वहीं बात करें जापानीज 6.1, और उसके बाद एनएसई और बीएसई ने इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण रैंक हासिल करके चौथा स्थान प्राप्त किया। 2024 की न्यूज़ थी। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, किस संस्था ने तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्टिंग के लिए आई स्पोर्ट पोर्टल लॉन्च किया? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च द आई स्पोर्ट पोर्टल फॉर रिपोर्टिंग टेक्निकल ग्लिचेज? कौन सी है? देखिए, तो ये जितने भी आई स्पॉट होंगे पोर्टल पर, ये सारी टेक्निकल जो गड़बड़ियां हैं, टेक्निकल ग्लिचेज हैं, ये सेबी फाइंड आउट करेगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। दोस्तों 28 जनवरी 2025 को सेबी ने एक आई स्पॉट इंटीग्रेटेड स्पॉट सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल, आई स्पॉट का नाम है इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेज लॉन्च किया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण दैट इज कॉल्ड IWAI के एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हुआ? यानी कि इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया रीजनल ऑफिस कहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया है? ये वाराणसी में। इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। 24 जनवरी 2025 को मोदी जी के क्षेत्र वाराणसी में इसका एक उप कार्यालय खोला गया। कहाँ पर? वाराणसी में, ठीक है। और ये माझुआ से वाराणसी मल्टी मॉडल टर्मिनल जो है और प्रयागराज तक करीब 487 किलोमीटर की खंड का प्रबंधन करता है और उत्तर प्रदेश में अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों की देखरेख करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप की बात हो रही है। सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप की बात हो रही है, किस संस्थान ने विकसित किया है? सौर मतलब सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप दैट इज कॉल्ड सूट। इसको किस संस्थान ने विकसित किया दोस्तों? ये क्या है? खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के लिए अंतर विश्वविद्यालय केंद्र पुणे ने दोस्तों, ठीक है। किसने? IUCAA पुणे ने सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप को लॉन्च किया है। गेट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन 54 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित सिस्टम अप्रैल 2025 में ड्रोन और मिसाइल खतरों का मुकाबला करने के लिए सक्सेसफुली प्रदर्शित किया गया है, जो भारत की ड्रोन युद्ध रोधी यानी कि ड्रोन रोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाता है? दोस्तों ये है डायरेक्ट एनर्जी वेपन। मैंने पहले ही बताया, डायरेक्ट एनर्जी वेपन IDD-ISMK-2 है। ये क्या है? एक 30 किलोवाट का डायरेक्ट एनर्जी वेपन है, जिसे 30 अप्रैल 2025 को कहां पर? कुर्नूल आंध्र प्रदेश में नेशनल ओपन एयर रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह ड्रोन, मिसाइल और छोटे प्रोजेक्टाइल्स को निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया दोस्तों। यह भारत की जो एयरफोर्स है, वायु रक्षा प्रणाली और ड्रोन रोधी क्षमताओं को बढ़ाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। देखो अभी थोड़ा और डिटेल करते हैं। ये लरसेम की बात करेंगे, लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल की। क्या है ये दोस्तों? एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। कैसी? हाइपरसोनिक मिसाइल है जो विकास के अधीन है, यानी कि अंडर डेवलप कंडीशन में। बहुत बेहतरीन मिसाइल है ये। और बात करते हैं अमका की। अमका क्या है? एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये एक फाइटर जेट है, खतरनाक श्रेणी का है, खतरनाक काम करने वाला है। और पड़ोसियों की तो समझ लो खैर नहीं। उसके बाद प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात कर रहे हैं। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो खासकर ड्रोनों का हमला किया था ना, ड्रोनगिरी की गई थी, उसको रोकने के लिए उसी से संबंधित है ये सब मामला। और हम ये खतरनाक काम करने वाले हैं, इसलिए प्ले बैलिस्टिक मिसाइल है जो विशेष रूप से ड्रोन रोधी इनसे संबंधित नहीं है हालांकि। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पे आओ। DRDO ने 11 अप्रैल 2025 को Su-30 MKI विमान से 1000 किलोग्राम वर्ग के ग्लाइड बम गौरव, वेरी वेरी इंपोर्टेंट,
100% लगा लो इसको। रिलीज ट्रायल सफलतापूर्वक आयोजित किया। डेट याद रखना 11 अप्रैल। 1000 किलो का है। गौरव नाम है, ग्लाइड बम है। ठीक है। दूसरा, गौरव ग्लाइड बम को भारतीय वायुसेना की लंबी दूरी के सटीक हमलों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। दोनों सही है। आर का सही स्पष्टीकरण। ठीक है। गौरव एक हमारे दोस्त भी हैं, वो भी इसी लंबी दूरी के हैं। इसलिए 11 अप्रैल 2025 को डीआरडीओ ने ये काम किया है। तो गौरव ग्लाइड बम सफलतापूर्वक हो चुका है, सटीक है, इसका प्रिसाइज रेट बहुत ज्यादा हाई है। तो ए आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट 56 आ जाओ। डीआरडीओ की कौन सी प्रयोगशाला 2025 में घोषित यूएवी के खतरों का मुकाबला करने के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम विकसित कर रही है दोस्तों? कौन से? इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? ये है IRD, इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिश, IRDE। ये जो है क्या नाम है ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम विकसित कर रही है ये लेबोरेटरी, जिसका नाम है IRDE, इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है। ये डीआरडी को एंटी ड्रोन प्रोजेक्ट के लिए स्वतंत्रता पूर्वक काम कर रही है। नेक्स्ट है 57। डीआरडीओ का कौन सा प्रोजेक्ट जो 5वीं पीढ़ी का इंपोर्टेंट है, 5th जनरेशन की बात हो सकती है यहाँ पर, 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट को विकसित करने का लक्ष्य रखता है और 2035 तक अपना पहला विमान देने की उम्मीद करता है। डीआरडीओ का कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो इन सब में काम कर रहा है? AMCA। AMCA मतलब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो डीआरडीओ का एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है। किसकी? डीआरडीओ की। ये 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहे हैं दोस्तों। इसकी पुष्टि जो है डीआरडीओ के समीर कामत जी जो प्रमुख है उन्होंने की कि AMCA 2035 तक हम अपेक्षित कद बना लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। आईसीजी भारतीय तटरक्षक बल का वार्षिक मिशन ऑपरेशन ओलिविया मुख्य रूप से किनके संरक्षण के लिए चलाया जाता है? बहुत सिंपल है, ओलिव रिडले कछुए हैं। कहां पर है ये यहाँ पर है, उड़ीसा के तट पर। ठीक है। उड़ीसा के तट पर ये उनको बचाने के लिए ये चलाया जाता है। नेक्स्ट है 59। डीआरडीओ द्वारा विकसित कौन सी तकनीक को 2025 से भारतीय तटरक्षक बल ने अपने जहाजों पर पानी की कमी को दूर करने के लिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? यह है समुद्री जल लवणीकरण के लिए हाई प्रेशर पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन, यानी कि हाई प्रेशर पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन फॉर सी वाटर डिसैलिनेशन। ये डीआरडीओ की एक तरकीब है, एक विकसित टेक्नोलॉजी है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? बहुत इंपोर्टेंट है, इरोला ट्राइब्स पे बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखना। इरोला जनजाति दोस्तों, जिसे तमिलनाडु में विशेष विषरोध स्नायु क्या कहते हैं इसे? वो ये होती है वनरेबल एंटी स्नेक ट्राइबल ग्रुप, ये सांपों को पकड़ लेती तरीके से। विषरोध स्नायु कमजोर जनजातीय समूह के रूप में वर्गीकृत किया है। मुख्य रूप से किन पहाड़ियों में निवास करती है? मुख्य रूप से ये नीलगिरी पर्वतमाला में निवास करते हैं। इरोला एक द्रविड़ जातीय समूह है और इसे विशेष रूप से पीवीटीजी यानी कि पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब्स ग्रुप में वर्गीकृत किया गया दोस्तों। ठीक है। हाल ही में इनको पीवीटीजी के रूप में इरोला ट्राइब्स को वर्गीकृत किया गया है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ये नीलगिरी पर्वतों में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, ये उस इलाकों में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। तमिलनाडु में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी कि पीवीटीजी, जिसे पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप के नाम से जाना था, के रूप में वर्गीकृत इरोला जनजाति मुख्य रूप से निम्नलिखित किस परंपरागत गतिविधि के लिए जानी जाती है? देखो ऊपर पता है, स्नैक, एंटी स्नैक, सांप पकड़ना और हर्बल दवाएं बनाने के लिए, इज वेरी इंपोर्टेंट। 62। स्त्री समिट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? स्त्री समिट का आयोजन तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है दोस्तों। किसके द्वारा? तेलंगाना के द्वारा। स्त्री समिट का आयोजन हैदराबाद सिटी में सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा 15 अप्रैल 2025 को हैदराबाद में किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं। बलूचिस्तान की पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कशिश चौधरी, ये नाम आपके जबान, दिल, जेहन सब जगह होना चाहिए, क्वेश्चन आ रहा है। तो ये कशिश चौधरी बलूचिस्तान पाकिस्तान की पहली महिला कौन है? सहायक आयुक्त, एंड क्या है? असिस्टेंट कमिश्नर। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं। और ये कहां पर है? चगाई जिले के नौसकी गांव से, बलूचिस्तान का हिस्सा है, वहां पर है। नेक्स्ट 2025 के अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, उसकी बात हो रही है। 2025 के क्या है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज के संबंध में यह पुरस्कार बानू मुश्ताक और दीपा भास्ती को प्रदान किया गया है।
यह पुरस्कार बानू मुश्ताक और दीपा बास्ती को, देखो ऐसा क्वेश्चन है ये, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन है बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो ये पुस्तक बानू मुश्ताक की पुस्तक को और दीपा बास्ती ने इनका इंग्लिश ट्रांसलेट किया है, कन्नड़ा की बुक है, इसका नाम है हार्टलैम, ये कन्नड़ा बुक है। हार्टलैम का अंग्रेजी अनुवाद दीपा बास्ती ने किया है। यह पुस्तक मूल रूप से कन्नड़ में है और यह पहली कन्नड़ पुस्तक है जिसे अंतरराष्ट्रीय बुक पुरस्कार मिला है। कौन से कथन सही है? पांचों के पांचों सही है। 1 2 3 4 5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2025 के विश्व खाद्य पुरस्कार से, यानी कि क्या, वर्ल्ड फूड प्राइज, ब्राजील की सूक्ष्म जीव विज्ञानी मारियंगला हंगरिया के बारे में कौन सा कथन सही है? क्या डिटेल दी है, क्या बात है, क्या बात है। नेक्स्ट, उन्हें जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में उनके अग्रणी कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। बात सही है, सम्मानित किया गया है दोस्तों, ऐसा है कुछ, सम्मानित किया गया। नेक्स्ट बात हो रही है, उनके शोध ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकियों का विकास किया है, ठीक है। उनके कार्य ने ब्राजील के सोयाबीन उत्पादन को काफी बढ़ाया, जिससे यह वैश्विक कृषि नेता के रूप में ब्राजील उभर कर आया। ये भी बात सही हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं, यह विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली ब्राजीलियाई महिला है। यहाँ पे मुझे डाउट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये मारिंगला हंगरा विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली ब्राजीलियाई महिला नहीं है। ये देखा जाए तो टोटल महिलाओं में 10वें नंबर पर हैं। ये बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं की जा सकती, तो चौथा आंसर गलत हो गया, क्योंकि पहली ब्राजीलियाई महिला नहीं है। तो आंसर हो गया ए इज द राइट आंसर। तीनों ऊपर वाले सही है, तीनों आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नारंगी अर्थव्यवस्था, ऑरेंज इकोनॉमी की बात हो रही है, कौन सा कथन सही है? ऑरेंज इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। नारंगी अर्थव्यवस्था को दोस्तों क्रिएटिव इकोनॉमी भी कहते हैं, क्रिएटिव इकोनॉमी। आजकल क्रिएटिव की कमी नहीं है, तो ये क्रिएटिव इकोनॉमी की बात हो रही है। नारंगी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? क्रिएटिव इकोनॉमी के रूप में भी जाना जाता है, यानी यह रचनात्मक, सांस्कृतिक और बौद्धिक संपदा पर आधारित उद्योगों को शामिल करती है दोस्तों। क्या करती है? शामिल करती है। आंसर इज बी। नेक्स्ट बात करते हैं, 2025 की मानव विकास रिपोर्ट, देखो यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। 2025 की मानव विकास रिपोर्ट के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? भारत ने विश्व के 193 देशों में 130वां स्थान प्राप्त किया है। भारत की एसडीआई रैंकिंग में पिछली रिपोर्ट की तुलना में 3 स्थानों का सुधार हुआ है। भारत का एसडीआई स्कोर 0.685 है। भारत मध्य मानव विकास श्रेणी में बना हुआ है। कौन सा आंसर है? चारों ही सही है दोस्तों। देखो कितने डीपली दिए हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होने पाए। डी इज द राइट आंसर, सॉरी सी इज द राइट आंसर। 1 2 3 4 इज द राइट आंसर सही है, क्या है? चारों के चारों ऑप्शन सही है, तो सी इज द राइट आंसर। 193 में 130 है। एसडीआई की पिछली रैंकिंग से 3 स्थानों का सुधार हुआ है। तो पिछली रैंक कितनी हुई आपकी? 2022 की रैंक है 133वीं, याद रखना, ठीक है। और एसडीआई स्कोर कितना है? ये 2023 की रैंक है 0.685। मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि याद रहे आपको दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, उच्च मानव विकास वाली श्रेणी में आते हैं जिनका स्कोर होता है 0.700। ये ना उच्च मानव विकास वाली श्रेणी में रखा जाता है, और हम अभी कुछ पॉइंट्स पीछे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चेंज कलर के साथ, क्या है? क्वेश्चन नंबर 68। नेक्स्ट 68 पे जाओ, बहुत इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किए गए कैंपस कॉलिंग कार्यक्रम की बात हो रही है। किसकी? कैंपस कॉलिंग कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये है दोस्तों क्या है? टू प्रमोट जेंडर सेंसिटिविटी एंड प्रिवेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट। क्या है? लिंग संवेदनशीलता को बढ़ावा देना और यौन उत्पीड़न को रोकथाम करना। 68 का बी इज द राइट आंसर। कैंपस कॉलिंग कार्यक्रम की बात हो रही है। ये 16 मई 2025 की न्यूज है, यानी मई तक कवर है मामला, मई अप्रैल जून तक। 16 मई 2025 को स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में राष्ट्रीय महिला आयोग और युवा मंथन, एक युवा विकास मंच है, उसके संयुक्त प्रयास से दोस्तों ये कैंपस कॉलिंग कार्यक्रम शुरू किया गया, ठीक है। इसमें लिंग संवेदनशीलता को बढ़ावा देना और यौन उत्पीड़न को रोकथाम करना शामिल है, इसके प्राथमिक उद्देश्यों में शामिल है। ऑडिट। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। भारतीय विज्ञान संस्थान आईएससी बेंगलुरु ने टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 अपनी रैंकिंग में सुधार किया और 32 से 38 हो गई है। याद रखना, ये स्कीम्स इस तरीके से भी आ सकती हैं, क्योंकि कुछ भी बदला जा सकता है। एग्जामिनर के मूड के ऊपर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, तो हर चीज के लिए, हर जंग के लिए तैयार रहिए आप लोग। नेक्स्ट है
आईएससी का समग्र स्कोर 2024 में 65.2 से बढ़कर 2025 में 68.0 हो गया दोस्तों। बात सही है। कौन सा विकल्प सही है? देखो पहला गलत है और तर्क सही है, यानी कि रीजन सही है। क्यों? रैंकिंग 32 से जो रैंकिंग 32 से 38 जाना सुधार नहीं है, ये बल्कि गिरावट है। अगर मान लो आपकी रैंक 32 ही बार अगले साल 38 हो गई, सुधार हुआ या गिरावट हुई? गिरावट हुई। इसलिए पहला गलत हो गया और दूसरा सही हो गया, यानी कि कथन सही हो गया। 70 पाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सचेत ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सचेत ऐप आपको सचेत करने के लिए, क्योंकि इतना क्लाउड बस्ट आ रहा है, इतनी भूमिका देख रहे हो आप, मैं मेगा मनाली से लेके उत्तराखंड से लेके चार धाम से लेके वैष्णो देवी धाम, जम्बू डोडा वोडा, देखो कहां तक क्लाउड बस्ट हो रहा है। तो सचेत ऐप दोस्तों राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा, एनडीएमए के द्वारा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा सचेत ऐप आपको सचेत करने के लिए लॉन्च किया गया है दोस्तों। ठीक है, ये आईएमडी से मौसम अपडेट लेगा और आप सब तक अलर्ट की सुविधा को प्रदान करेगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है? GWEC रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में विश्व स्तर पर कितनी नई पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई है? कितनी नई पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई है? नाउ टॉकिंग अबाउट क्या है? GWEC, ग्लोबल विंड एनर्जी कॉर्पोरेशन की बात हो रही है। ग्लोबल विंड एनर्जी कैपेसिटी की बात हो रही है। यह 117 गीगावाट ये नई पवन ऊर्जा 2024 में विश्व स्तर पर ग्लोबली जोड़ी गई है दोस्तों। जैसे बात करें, इसमें से 56.3 गीगावाट ये अपतटीय पवन ऊर्जा को दर्शाता है। ये अपतटीय मतलब ऑफशोर। मैं एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा गाइस, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ये अपतटीय पवन ऊर्जा जोड़ को दर्शाता है। वहीं 79 यानी 79,824 मेगावाट ये दिखाता है चीन का योगदान है, इतना चाइना का योगदान है इसमें। और जो 1136 गीगावाट है ये वर्ल्ड ग्लोबल वैश्विक कुल वास्तविक क्षमता को, जो ग्लोबल में स्थापित एस्टेब्लिश क्षमता है उसको दर्शाता है। 1136 गीगावाट ग्लोबल कुल स्थापित क्षमता को दिखाता है। तो 56.3 क्या हो गया? अपतटीय ऑफशोर पवन ऊर्जा। 79,824 क्या हो गया? ये चाइना का योगदान हो गया। 117 गीगावाट ये ग्लोबली जोड़ी गई है। और अब तक कुल कितनी योग है? 1136 गीगावाट। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सियम 4, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। एक्सियम 4 शुभांशु शुक्ला की भूमिका क्या थी? कौन थे ये? इंजीनियर थे, विशेषज्ञ थे, कौन थे दोस्तों? ये आपके ये थे पायलट। याद रखना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सियम शुक्ला, एक्सियम मिशन 4 में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की भूमिका थी एज ए पायलट। इन्हें पायलट के रूप में चुना गया। मिशन की कमांडर थी पैगी विटसन, याद रखना। और बात करें जो स्लावोज ओजानस्की, जो विशेषज्ञ, जो दोनों कौन थे? और टिबोर कपू जो हंगरी से थे, ये मिशन के विशेषज्ञ थे। कौन थे? मिशन के विशेषज्ञ। और ग्राउंड कंट्रोल की भूमिका में कोई यात्री नहीं था, इसलिए याद रखना जो दोनों थे, क्या नाम था? जो रसिया से थे, स्लावोज ओजानस्की विनेसेस्की और टिबोर कपू, दोनों ही मिशन विशेषज्ञ थे। और पायलट कौन थे? शुभांशु शुक्ला। और कमांडर थी आपकी पैगी विटसन। क्योंकि अगर बात करें राकेश शर्मा 1984 के बाद 41 साल बाद 41 ईयर्स 41 साल बाद पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान हुआ है। आफ्टर 1984 राकेश शर्मा सोयूज 31 से गए थे रशिया के एक अंतरिक्ष यान के द्वारा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं इसरो का, किसका? इसरो का माइक्रोग्रेविटी अनुसंधान किस मिशन के तहत आईएसएस अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किया जा रहा है? इसरो का माइक्रोग्रेविटी, दिस इज एक्सियम 4 मिशन 4। एक्सियम 4 के तहत आईएसएस किया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने 7 वैज्ञानिक प्रयोग किए। कितने? 7 वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं। गगनयान मिशन भारत का स्वतंत्र मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है जो अभी लॉन्च नहीं हुआ है। चंद्रयान 4 चंद्रमा से नमूने लाने का मिशन है। और स्पेसएक्स अंतरिक्ष में डॉकिंग 30 दिसंबर 2024 को छोड़ा गया है। डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करने वाला मिशन बन गया है। मैं चारों की बात कर रहा हूँ जो इसमें है, ये ऑप्शन में। शायद आप कह रहे हो क्या कहानी पढ़ रहा है, ये कहानी में जो चंद्रयान 4 और ये सब है ना। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं भारत का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मजा आ जाएगा, बता दो। नोएडा और बेंगलुरु में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आएंगे और कंफ्यूज आ जाएंगे। 13 मई 2025 की न्यूज है ये। 13 मई 2025 को नोएडा और बेंगलुरु में 3 नैनोमीटर चिप
उनका उद्घाटन किया गया, इनॉग्रेशन किया गया। और ये सेंटर किसके द्वारा? रेनेसॉस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के द्वारा स्थापित किया गया। रेनेसॉस ये कंपनी है, रेनेसॉस, ठीक है, रेनेसॉस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया द्वारा स्थापित किए गए। ये भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान दिलाता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों को जारी सार्क वीजा छूट योजना के तहत सभी वीजा रद्द कर दिए हैं? एक ही कंट्री जेएन में होना चाहिए, पाकिस्तान। सार्क वीजा एग्जेप्शन स्कीम दैट इज कॉल्ड SVES के तहत पाकिस्तान के सारे वीजा 48 घंटे के अंदर, खतरनाक डिप्लोमेटिक कदम था, सुरक्षा नीति स्ट्रेटेजिक तरीके से पाकिस्तान की सारी वीजा पॉलिसी रद्द कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, कथनों पर विचार करना है। क्या कथन है? तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन दैट इज टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस 9 से 13 जून 2025 तक नीस, जो फ्रांस में एक जगह है, वहां आयोजित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है यह थर्ड यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस ओशियन कॉन्फ्रेंस का आयोजन फ्रांस और कोस्टा रिका की सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है, सही है। नेक्स्ट, इसका मुख्य उद्देश्य महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए सभी हितधारकों को संगठित करना और कार्रवाई में तेजी लाना है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका ध्यान केवल समुद्री प्रदूषण को कम करने पर है, केवल नहीं, क्योंकि UNOC3 का ध्यान केवल समुद्री प्रदूषण को कम करने पर नहीं बल्कि महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए व्यापक कार्रवाई पर भी है। चौथा हटा दो, 1 2 3 इज द राइट आंसर, ये एलिमिनेट कर दो, इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। भारत में 6G पेटेंट फाइलिंग में कौन सा स्थान पर है? 6G पेटेंट फाइलिंग में भारत 6ठे स्थान पर है। 6G में 6 जनरेशन की वायरलेस में 6G को भारत जी की तरह एक विशिष्ट प्रकार का पेटेंट आवेदन प्रक्रिया के रूप में माना जा रहा है। कन्वेंशन पेटेंट ऑफ द एडिशन एप्लीकेशन कोड 6, ठीक है दोस्तों, कौन से स्थान पर है? 6ठे स्थान पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट, वित्तीय धोखाधड़ी की बात हो रही है। वित्तीय धोखाधड़ी संकेतक यानी कि फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर किस संस्था द्वारा जारी किया गया है दोस्तों? किसके द्वारा? 78 की बात हो रही है। फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर FRI, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा 22 मई 2025 को लॉन्च किया गया, ठीक है। यह एक बहुआयामी विश्लेषणात्मक उपकरण है जो मोबाइल नंबरों को वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल होने की संभावना के आधार पर मध्यम, उच्च और बहुत उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत करता है। यह उपकरण राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल क्या नाम है, NCRP एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के चक्षु मंच और बैंकों वित्तीय संस्थानों से प्राप्त खुफिया जानकारी के आधार पर काम करता है। 78 का बी दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार भारत में निवल FDI नेट FDI में गिरावट कितने प्रतिशत थी? कौन सी थी? 96%। कितनी थी दोस्तों? 96% थी दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। मई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कितने अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन किया गया? 103, ठीक है, 103 याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मई 2025 में 22 मई 2025 को राजस्थान के कहा? राजस्थान के बीकानेर, वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 103 क्या है, पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया। ये स्टेशन 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में सम्मिलित है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को किस दिन लॉन्च किया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट न्यूज दोस्तों, 7 मई 2025 की न्यूज है ये। ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सशस्त्र बलों ने कहां पर? 7 मई 2025 को लॉन्च किया। ये ऑपरेशन अप्रैल 2025 में, जो 22-24 अप्रैल में जो पहलगाम हमला हुआ था, उस हमले के जवाब में शुरू किया गया, जिसमें 26 नागरिकों को ऑपरेशन के तहत 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए गए। इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी हमलों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चौथा, पूर्वी भारत का राज्य जो रेलवे नेटवर्क से जुड़ा है, वेरी इंपोर्टेंट, ये है मिजोरम। मिजोरम अभी तक जो है पूर्वी भारत राज्य में ऐसा था जो अभी रेलवे नेटवर्क से नहीं जुड़ा हुआ था, तो मिजोरम रेल कनेक्टिविटी से जुड़ चुका है। ये भैरवी सैरंग रेल लाइन पर स्थित भैरवी रेलवे स्टेशन के माध्यम से शुरू हुआ है। कहां से? भैरवी। कहां पर है? मिजोरम में दोस्तों। असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के बाद असम नंबर 1, त्रिपुरा नंबर 2, ये असम नंबर 1, त्रिपुरा नंबर 2
और अरुणाचल के बाद मिजोरम चौथा राज्य बन गया है। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? वेरी गुड, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तो उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व है, कौन सा कथन सही पूछ रहे हैं? यह उदंती सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य को मिलाकर बनाया गया है। दो है उदंती और सीता नदी दोस्तों, इनको मिलाकर बनाया गया है। यह छत्तीसगढ़ के कौन से, बिलासपुर जिले में नहीं दोस्तों, याद रखना, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के, याद रखना, गरियाबंद और धमतरी जिलों में, गरियाबंद और धमतरी जिलों में स्थित है और इसे 2008 और 9 में उदंती और सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्यों को मिलाकर बनाया गया था। इसका क्षेत्रफल कितना, ये डेट गलत है, 2006-7 नहीं, 2008-9 है। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल है 1842.56 वर्ग किलोमीटर, ये 556 नहीं है। सो सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अच्छा, इसमें दोस्तों बंगाल टाइगर, एशियाई जंगली भैंसा, तेंदुआ, अन्य दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। 84। 30 अप्रैल 2025 को शुरू की गई मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत बिहार सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार के लिए बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। देखो, मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना 30 अप्रैल 2025 को बिहार सरकार ने लॉन्च की है और इसका मुख्य उद्देश्य ताड़ी निकालने वालों को रोजगार और वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। लॉरेंस वोंग को किस देश के प्रधानमंत्री चुना गया है? वेरी इंपोर्टेंट, सिंगापुर का दोस्तों। 15 मई 2025 को 15 मई 2025 को सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में लॉरेंस वोंग को चुना गया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा बगलियार बांध किस नदी पर बनाया गया है? वेरी इंपोर्टेंट, चिनाब नदी पर, सोना नहीं है। जागते रहिए, मेहनत करते रहिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। बगलियार बांध जम्मू कश्मीर में डोडा जिले में, अभी डोडा जिले में दोस्तों मैं देख रहा था, क्लाउड बस्ट हुआ रिसेंटली 2-3-4 दिनों पहले, बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हुई है। तो डोडा जिले में चिनाब पर, ये जम्मू कश्मीर के बगलियार में डोडा पर चिनाब नदी पर यह बनाया गया है। यह एक जल विद्युत यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है जिसका निर्माण 1999 से शुरू हुआ और 2008 में कंप्लीट हुआ। डेट्स याद रखना बहुत जरूरी हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? अल्फाट्रॉज। क्या है ये अल्फाट्रॉज? अल्फाट्रॉज द्वीप के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन से देश में है ये? कौन सा देश सही है? अल्काट्रॉज द्वीप दोस्तों, ये यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अल्काट्रॉज द्वीप सैन फ्रांसिस्को खाड़ी, कैलिफोर्निया, यूएसए में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है जो अपनी पुरानी जेल के लिए जाना जाता है। माई भारत यानी कि मेरा युवा भारत किस मंत्रालय से संबंधित है? यह युवा मामले और खेल मंत्रालय। डी इज द राइट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स की बात हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, जिसकी स्थापना की गई है दोस्तों। वर्ल्ड एनिमल हेल्थ रिपोर्ट के संबंध में किस संगठन से संबंधित है? ये वर्ल्ड एनिमल हेल्थ रिपोर्ट, यह विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यानी कि क्या है? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। ये सारा डेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अंतर्गत पशुओं की रोगों के रुझान, चुनौतियां, अवसर ध्यान केंद्रित करना इसका मेन काम है। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 26वें चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, जो आगरा से रिलेटेड है। 17 फरवरी 2025 को भारत के 26वें, डेट याद रखना, 17 फरवरी को 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त साहब को क्या किया गया? इन्होंने 19 फरवरी से 2026-25 से अपना कार्यभार संभाला और इनका कार्यकाल कब तक है? 26 जनवरी, याद रखना, 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। ये 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के सक्सेसर है, उत्तराधिकारी। नेक्स्ट बात करते हैं। 91 पे आ जाओ। यूनाइटेड किंगडम की मानद नाइटहुड उपाधि से 2025 में किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? यह है एन चंद्रशेखरन। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को 14 फरवरी 2025 को यूनाइटेड किंगडम द्वारा मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर मानद डीबी एंड केबी के तहत मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, नाइटहुड से दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, एक और बात, टाटा ग्रुप ने यूके में 70,000 से अधिक लोगों को रोजगार दे रखा है। ठीक है, जैसे जगुआर, लैंड रोवर, कैटली जैसी प्रतिष्ठित गाड़ियां यहाँ बना रहे हैं, ब्रांड बना रहे हैं। नेक्स्ट, भारत के पहले स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र का नाम क्या है? भारत के पहले क्या नाम है? स्वचालित जैव चिकित्सा यानी कि
What is the name of India's first automated biomedical waste treatment plant? That is called सजनम। ये दोस्तों सजनम है, इसका नाम, ये जैव चिकित्सा अपशिष्ट है, अस्पतालों से उत्पन्न होने वाले संक्रामक कचरे को सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल तरीके से निपटने के लिए स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो मैं बोलते हैं एमएनएक 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ये 5वां मल्टी क्या है बहुपक्षीय मल्टीनेशनल नौसेना का अभ्यास है, कहां पर? बाली इंडोनेशिया। वेरी इंपोर्टेंट। और ये 15 से 22 फरवरी 2025 तक, 15 से 22 फरवरी 2025 तक तुजंग बैनवाव जल क्षेत्र और बुडुंग स्टेट के आसपास आयोजित किया गया। यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा और आपदा प्रतिक्रिया के लिए, इसके लिए आपदा डिजास्टर प्रतिक्रिया के लिए नौसेना के बीच एक कॉपरेशन है। मार्च 2025 में भारत का दौरा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक, जिसे बोलते हैं डीएनआई, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, ने मार्च 2025 में विजिट किया। क्या नाम था? तुलसी गैबार्ड। तुलसी गैबार्ड डेमोक्रेटिक पार्टी से, जिन्हें भारतीय क्या बनाया गया? सॉरी, राष्ट्र खुफिया निदेशक बनाया गया। नेक्स्ट है 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? वेरी वेरी इंपोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इस देश में दक्षिण अफ्रीका के पास है दोस्तों। G20 की रोटेशनल प्रेसिडेंसी दोस्तों 2024 में, याद रखना बहुत इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। 2024 में ब्राजील के पास थी, 2025 में साउथ अफ्रीका के पास आ चुकी है। तो इस मेजबान कौन है? दक्षिण अफ्रीका। और उससे पहले 23 में इंडिया। और 2025 में वेव्स की बात हो रही है, इनका आयोजन कहां पर किया गया? मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग। 1 से 4 मई 2025 के बीच में, 1 से 4 मई 2025 में मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ये विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर वेव्स 2025 का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य है भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को वैश्विक मंच, ग्लोबल मंच प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, हाल ही में बांग्लादेश ने चिकन नेक कॉरिडोर के पास नदी संरक्षण परियोजना में निवेश के लिए किस देश को आमंत्रित किया है? एक ही देश है जिसको लोग कर सकते हैं, वो है चाइना। इंडिया को रोकने के लिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने मार्च 2025 में तीस्ता नदी संरक्षण परियोजना में, किसमें? तीस्ता, क्योंकि तीस्ता पर काम कर रही है गवर्नमेंट भी, संरक्षण परियोजना में निवेश के लिए चीन को आमंत्रित किया है। यह परियोजना भारत के रणनीतिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर, दैट इज कॉल्ड चिकन नेक कॉरिडोर, ठीक है, उसके पास है, जिसमें भारत में सुरक्षा चिंताएं बढ़ चुकी हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, इस तरह की काम नहीं होनी चाहिए, पड़ोसियों से दोस्ती बनाकर रखो, जरूरी है। हाल ही में चीन ने विवादित एटॉल पर संप्रभुता का दावा करने के लिए क्या है? स्कॉरबारी सॉल के, क्या है, मैंने मिटा दूं, एक बार समझ लेना सही से। एटॉल है ये, एटॉल पर इसका नाम है स्कॉरबोरोसॉल के आसपास 2 लंबी दूरी के H-6 बम वर्षक तैनात किए हैं। स्कॉरबोरोसॉल कहाँ स्थित है? स्कॉरबोरोसॉल दक्षिण चीन सागर में लुजोन यानी कि फिलीपींस से 220 किलोमीटर पश्चिम में यहाँ पर स्थित है दोस्तों। याद कर लो, दोबारा पढ़ लो। स्कॉरबोरो जो सोल है वो दक्षिण चीन सागर में एक मूंगा यानी कि एक एटॉल है, जो फिलीपींस के लुजोन द्वीप से लगभग 220 किलोमीटर यानी 120 नॉटिकल माइल वेस्ट में स्थित है। यह फिलीपींस के EEZ, क्या है? फिलीपींस का EEZ मतलब स्पेशली इकोनॉमिक एरिया है। ये क्या है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ द फिलीपींसा। यह क्षेत्र चीन, फिलीपींस और ताइवान के द्वारा दावा किया जा रहा है, इन तीनों पर दावा है इसका। 2012 से चीन इसका प्रभावी नियंत्रण रखता है और ये सारी जानकारी रखता है। चीन अपने आप को सुप्रीम पावर समझने की पूरी कोशिश कर रहा है, इसलिए मजबूत बनिए। आंसर इज ए। नेक्स्ट है एनपीसीआई भीम सर्विस लिमिटेड, NBCL है, यानी NBCL का फुल फॉर्म हो गया एनपीसीआई भीम सर्विस लिमिटेड ने भीम 3.0 को नए फीचर्स के साथ पेश किया है। निम्नलिखित में से कौन भीम 3.0 का फीचर नहीं है? 99 पर पहुंच गए दोस्तों। कौन सा फीचर नहीं है? क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन अभी इंडिया में लीगल नहीं है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। ये स्पेंड्स ये एनालिटिक्स डैशबोर्ड पर काम करेगा, फैमिली मोड पर, भीम वेगा पर भी काम करेगा, बट ये फीचर क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन इज नॉट अंडर दैट। तो भीम 3.0 25 मार्च 2025 को लॉन्च किया। कई नए फीचर शामिल हैं, जैसे स्पेंड्स एनालिटिक डैशबोर्ड यानी कि खर्चों को ट्रैक करने के लिए, फैमिली मोड है पारिवारिक खर्चों को प्रबंधित करने के लिए, समझ रहे हैं, भीम वेगा यानी कि भीम वेगा है मर्चेंट्स के लिए, इन ऐप पेमेंट सॉल्यूशन के लिए, ये सब जारी किए गए दोस्तों।
क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसका कोई फीचर नहीं है। 100 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, हाल ही में सरकार ने लोकसभा को सूचित किया कि 30.68 करोड़ से अधिक असंगठित अनऑर्गेनाइज कामगारों ने ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया। कितने, ये डाटा बहुत इंपोर्टेंट हो गया, कितने, 30.68 करोड़। यह पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों, ये आपका श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा। इज द राइट आंसर। यानी कि कह रहे हैं लोकसभा को गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया है कि 30.68 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैव रजिस्टर्ड ऑन द ई श्रम पोर्टल। द पोर्टल वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, मैजाना एक चिप पर क्यूबिट्स का संभावित स्केलेबिलिटी लक्ष्य क्या है, स्केलेबिलिटी लक्ष्य क्या है, ये है इतने क्यूबिट, 10 लाख क्यूबिट्स दोस्तों। कितना है, 10 लाख क्यूबिट्स दोस्तों। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के मैजाना एक का क्वांटम चिप है, इसका लक्ष्य एक चिप पर 10 लाख क्यूबिट्स तक स्केल करना है, याद रखना बहुत इंपोर्टेंट है। तो 102 क्या है, रत्नागिरी उड़ीसा के बौद्ध परिसर की खुदाई में निम्नलिखित में से कौन सी कलाकृति विशेषताएं सही से शामिल नहीं है। जो रत्नागिरी उड़ीसा में, ये रत्नागिरी महाराष्ट्र वाला नहीं है। कौन सा दोस्तों, 5 फीट लंबा और 3.5 फीट ऊंचा एकाश हाथी मिला है। ठीक है, 8वीं शताब्दी ईस्वी का बौद्ध मठ भूमकारा राजवंश के संरक्षण में निर्मित, ये भी ठीक है। मिट्टी के बर्तन, उत्कीर्ण पत्थर, मनके और पत्थर के खंभे, ये भी ठीक है। डी क्या है, 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में निर्मित एक विशाल स्वर्ण स्तूप, ये नहीं मिला है दोस्तों, ये नहीं मिला है, बाकी के तीनों मिले हुए हैं दोस्तों। आंसर इज डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चपचार कूट और हॉर्नबिल उत्सव के बारे में गलत है। 103 की बात हो रही है, कौन सा है, ये हॉर्नबिल उत्सव दोस्तों जुलाई में मनाया जाता है और नागा लोगों की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करता है, यही गलत है। हॉर्नबिल उत्सव दोस्तों जुलाई में नहीं मनाया जाता, याद रखना, ये दिसंबर में मनाया जाता है नागालैंड में। यह उत्सवों का उत्सव है जो नागा लोगों की सांस्कृतिक विविधता को पारंपरिक संगीत, नृत्य, खेल, हस्तशिल्प, क्राफ्ट यानी कि और विभिन्न नागा जनजातियों के प्रदर्शन के माध्यम से प्रदर्शित करता है। बाकी के सबसे ये कि चपचार कुट मिजोरम में सर्दी के अंत और झूम खेती के समावेशन या समाशोधन क्षण के पूरे होने का प्रतीक है। और चपचार कुट के चरा बांस नृत्य जैसे पारंपरिक नृत्य और महिलाओं के लिए पुआनचेई जैसे उत्सव परिधान शामिल है। हॉर्नबिल उत्सव में नागालैंड में विभिन्न नागा जनजातियों के पारंपरिक संगीत, नृत्य और प्रदर्शन शामिल है। सो बी इज नॉट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्लैक प्लास्टिक के बारे में गलत है। टॉकिंग अबाउट ब्लैक प्लास्टिक, अब तक आपने ग्रीन ब्लू सब सुना होगा, ये है ब्लैक प्लास्टिक दोस्तों। कौन सा गलत है, ए वाला। ब्लैक प्लास्टिक का उपयोग इसकी टिकाऊपन और कम लागत के कारण पैकेजिंग में आमतौर पर किया जाता है। गलत पूछे तो यही गलत है, ए, बाकी ये सही है। देखो ब्लैक प्लास्टिक का उपयोग पैकेजिंग में जैसे ट्रे और कंटेनर में, इसके टिकाऊपन कम लागत, ठीक है, टिकाऊपन और कम लागत और उत्पादों के लिए सुरक्षात्मक गुणों के कारण व्यापक रूप से किया जाता है। ठीक है, तो क्या है, गलत पूछ रहे हैं, विकल्प ए सही है गाइस, विकल्प ए सही है। ठीक है, विकल्प ए सही है, नहीं गलत नहीं हुआ, ये सही है, ये सही है, गलत पूछा है, ये सही है। दूसरा, ब्लैक प्लास्टिक अक्सर पुनः चक्रित सामग्री से बनाया जाता है, इसको रिसाइकिल कर सकते हो, लेकिन इसके रंग के कारण इसे पुनः चक्रण करना मुश्किल है, ये भी सही है। ब्लैक प्लास्टिक मुख्य रूप से सोने के नैनो कणों से बना होता है जो इसे चमकदार बनाता है, ये इंडिया मार्क का, ये गलत है। ब्लैक प्लास्टिक सोने के नैनो कणों से नहीं बनता, यह आमतौर पर पॉलीइथाइलिन, किससे, पॉलीइथाइलिन या पॉलीप्रोपाइलिन जैसे पॉलीमर से बनता है। किससे, पॉलीइथाइलिन या पॉलीप्रोपाइलिन जैसे पॉलीमर से बनाया जाता है, जिसमें कार्बन, जो कार्बन है वो ब्लैक जैसे काले रंग द्रव्य मिलाए जाते हैं। सोने के नैनो कणों का उपयोग नहीं होता है और ब्लैक प्लास्टिक में सामान्यतः चमकदार स्वरूप नहीं होता, इसलिए सी इसका गलत है, बाकी ये सही है, सी गलत है। ब्लैक प्लास्टिक गर्मी को अवशोषित कर सकता है, जिससे कृषि में मल्चिंग जैसे अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी है, सही है, डी इज द राइट आंसर, ये भी सही है। यानी कि आंसर आपका गलत हो गया, सी इसका आंसर सही नहीं है, ये गलत पूछा था। नेक्स्ट बात करते हैं, 21 से 22 फरवरी 2025 को पश्चिम बंगाल में आयोजित सागर कवच अभ्यास का नर्व सेंटर कहां था। भारतीय जो सागर कवच है उसका नर्व सेंटर कहां था दोस्तों, ये था स्टेट कोस्टल सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर हल्दिया में। क्या है, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय नौसेना द्वारा
उपयोग की जाने वाले क्लब एस मिसाइल सिस्टम को किसने विकसित किया? भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी की बात हो रही है। किसने विकसित किया? ये दोस्तों एनपीओ नो वाटर। किसने? एनपीओ नो वाटर ओकेबी 8 रशिया ने। किसने ये जो है विकसित किया है क्लब एस मिसाइल सिस्टम? एनपीओ, ठीक है, नो वाटर ओकेबी 8 रूस ने भारतीय नौसेना द्वारा जो उपयोग में लाया जा रहा है ये विकसित किया है एनपीओ नो वाटर, जो रशिया की कंपनी है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रोक 3 क्या है दोस्तों? ग्रोक 3 क्या है? ये एलन मस्क की कंपनी है। XAI द्वारा विकसित एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है, ठीक है, और इसे फरवरी 2025 में फेब 2025 में लॉन्च किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? हॉल HAL हॉल के HJT-36 का नया नाम क्या रखा गया है? क्या नाम है इसका? नाम है यशस। इंपोर्टेंट है दोस्तों। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने फ्लैगशिप जिसका नाम है जेट ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट 36 इसका नाम बदलकर यशस रख दिया। यशस, ये वाला यशस, ठीक है, नाम परिवर्तित कर फरवरी 2025 में एरो इंडिया 2025 के दौरान संशोधित किया दोस्तों, ठीक है, क्या रखा? यशस। नेक्स्ट बात करते हैं 109 पे आते हैं। क्या है 109? गूगल का सबसे बड़ा ऑफिस अनंत भारत में कहां खोला गया है? गूगल का सबसे बड़ा ऑफिस अनंत भारत में बेंगलुरु कर्नाटक में खोला गया दोस्तों। यह ऑफिस फरवरी 2025 में खोला गया। 1.6 मिलियन वर्ग फीट में फैला है और यहाँ 5000 से ज्यादा अधिक कर्मचारियों की क्षमता है। 5000 कर्मचारी की। अनंत क्या है? गूगल का सबसे बड़ा ऑफिस जो हैदराबाद में, सॉरी बेंगलुरु में सिचुएटेड है। सेबी ने फरवरी 2025 में लॉन्च किए गए अपने मित्रा डिजिटल पोर्टल का उद्देश्य क्या रखा? मित्रा जो है, मित्रा डिजिटल पोर्टल सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका क्या उद्देश्य है दोस्तों? ये फंड पोलियो को ट्रेस और रिक्लेम करने में मदद करेगा। मित्रा मतलब, मित्रा का फुल फॉर्म बता दो। मित्रा, ये है मित्रा मतलब म्यूचुअल एंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया ताकि निवेशकों को निष्क्रिय या दावा ना किए गए म्यूचुअल फंड पोलियो को ट्रेस करने में आसानी हो जाए दोस्तों, ठीक है, आसान और रिक्लेम करने में सहायता मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 111 बांग्लादेश के संदर्भ में ऑपरेशन डेविल हंट किसने संदर्भित किया? यह है अब्दस्त शेख हसीना शासन के समर्थकों को निशाना बनाकर एक राष्ट्रव्यापी कार्रवाई थी। अब्दस्त शेख हसीना शासन के समर्थकों को निशाना बनाकर एक राष्ट्रव्यापी कार्रवाई व्याख्या ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा, क्या नाम है, मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में 8 फरवरी 2025 को शुरू किया गया और जब अगस्त 2024 में शेख हसीना को सत्ता से हटा दिया गया तो इस अभियान का उद्देश्य हिंसा को रोकना और उन व्यक्तियों को गिरफ्तार करना था जो मुख्य रूप से अवामी लीग के सदस्य और समर्थकों को, जिन्हें देश को अस्थिर करने का आरोप था, वो लोग लगा रहे थे। 20 फरवरी 2025 तक 18,000 से अधिक गिरफ्तारियां की गई। इसमें सेना, पुलिस और बॉर्डर गार्ड जो थे वो बांग्लादेश जैसे कई सुरक्षा बल शामिल थे। इसमें देख रहे हैं इस तरह डिस्टेबलाइज किया था किसी कंट्री को। क्वेश्चन नंबर 112 फिलीपींस में 3 फरवरी 2025 को घोषित खाद्य सुरक्षा आपातकाल का प्राथमिक कारण क्या था? क्या कारण था प्राथमिक? फिलीपींस की बात हो रही है 112 में। 3 फरवरी को फिलीपींस में क्या किया गया? खाद्य सुरक्षा आपातकाल का प्राथमिक कारण पूछा है। ये आपका टैरिफ कटौती और वैश्विक कीमतों में कमी के बावजूद चावल की कीमतों में असाधारण वृद्धि हुई दोस्तों, ठीक है। 3 फरवरी 2025 को आपातकाल चावल की कीमतों में 50 से 65 रुपए पर किलोग्राम के कारण घोषित किया गया था। भले ही जुलाई 2024 में आयातित जो इंपोर्ट चावल था उसका टैरिफ को 35% से घटाकर 15% कर दिया गया था, ठीक है। तो महंगाई हो चुकी थी ये लंबा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं 113 निम्नलिखित में से किसे 2025 में शतरंज में उनकी उपलब्धियों के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? यह डी गुकेश शतरंज, ये क्वेश्चन आरओ में डायरेक्ट आया है। शतरंज ग्रैंड मास्टर डी गुकेश जिन्हें 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इन्हें दिसंबर 2024 में सिंगापुर में डिंग लेरेन को हराकर, कब हराया? दिसंबर 2024 में सिंगापुर में डिंग लेरेन को हराकर 18 साल की उम्र में सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन बनने का रिकॉर्ड बनाया दोस्तों, ठीक है। यह पुरस्कार इन्हें प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू साहब ने 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया गया। नेक्स्ट 2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की सह मेजबानी पाकिस्तान के साथ किस देश ने की थी? ये आपका संयुक्त अरब अमीरात हुई, क्योंकि इंडिया के सारे मैच यूएई में हुए थे दोस्तों। तो आईसीसी का टूर्नामेंट था 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक चला। इसमें
पाकिस्तान और यूएई में ये आयोजित हुई दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्लोबल इंडियन प्रवासी कबड्डी लीग का पहला संस्करण किस शहर में खेला गया? ग्लोबल प्रवासी कबड्डी लीग का उद्घाटन 18 अप्रैल से, याद रखना 18 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक गुरुग्राम विश्वविद्यालय में, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया था दोस्तों। कहां पर? गुरुग्राम में। नेक्स्ट बात करते हैं, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा सा एनहेंसमेंट मिले, आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। आप अच्छे से करिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए दोस्तों, तो आपको ये बहुत अच्छे से आपकी पता चलेगा कि आपका स्कोर कितना, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आईपीएल 2025 का विजेता कौन बना? आईपीएल 2025 का विजेता इस बार रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु दोस्तों, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट था, कभी जीता नहीं आरसीबी सॉरी। आईपीएल 2025 का खिताब पहली बार जीता उन्होंने 3 जून, डेट याद रखना, 3 जून 2025 को, 3 जून 2025 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराकर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने, आरसीबी ने ये मैच पहली बार जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024-25 के लिए कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? 2024-25 की बात हो रही है, ये है सचिन तेंदुलकर साहब को। आईपीएल 2025 की बात हो गई, नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात हो गई, इन्हें 1 फरवरी 2025 को यह सम्मान दिया गया तेंदुलकर साहब को। नेक्स्ट क्या है, किस भारतीय क्रिकेटर ने वनडे यानी कि ओडीआई में सबसे तेज 14,000 रन पूरे किए हैं दोस्तों? ये है विराट कोहली साहब। विराट कोहली ने 287 पारियों में 14,000 वनडे रन पूरे करके यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने यह रिकॉर्ड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बनाया और ऐसा करने वाले दुनिया के सबसे तेज खिलाड़ी बन चुके हैं, नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात हो रही है, पूर्णिमा देवी वर्मन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वेरी इंपोर्टेंट। उन्हें वन्यजीव संरक्षण में योगदान के लिए सम्मानित किया गया, उन्हें वन्यजीव संरक्षण में योगदान के लिए उन्हें योगदान दिया गया, ठीक है। वे टाइम पत्रिका की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 सूची में शामिल हुई। वे असम राज्य से हैं। वे वुमेन ऑफ द ईयर 2025 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय महिला हैं। उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा में जलवायु परिवर्तन पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। ये 5वां गलत है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का भाषण संबंधी जानकारी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है। 5वां गलत है, तो चारों सही है, तो डीसी इज द राइट आंसर। ये तीनों चारों सही है कि असम से हैं, वन्यजीव संरक्षण है, वुमेन ऑफ द ईयर 2025 मिला, और वुमेन ऑफ द ईयर 2025 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय महिला भी हैं, पूर्णिमा देवी वर्मन साहब। नेक्स्ट बात करते हैं, दिनेश खारा द्वारा नेतृत्व वाली एडा समिति के किस उद्देश्य से गठित की गई थी दोस्तों? एडा ने इंश्योरेंस एक्ट 1938 की बात हो रही है, डेट याद रखना। इंश्योरेंस एक्ट 1938 में प्रस्तावित पारित संशोधन की समीक्षा और लागू करने के लिए 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इसका नेतृत्व एसबीआई के पूर्व एसबीआई अध्यक्ष दिनेश खारा कर रहे थे। तो ये इंश्योरेंस एक्ट 1938 में संशोधन की आवश्यकता और कार्यान्वयन के लिए इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा MIDH का पूर्ण रूप क्या है? ये आपका मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये एक हॉर्टिकल्चर सेक्टर का हॉलिस्टिक और क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुसार विकास सुनिश्चित करेगा दोस्तों। नेक्स्ट 122, महाकुंभ 2025 के दौरान अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? ये आप प्रयागराज में किया गया दोस्तों। कहां पर? प्रयागराज में। 18 फरवरी यानी कि 16 फरवरी से 18 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में किया गया इसका आयोजन महाकुंभ के दौरान किया गया। इसमें 200 से अधिक प्रवासी और स्थानीय बच्चों की प्रजातियों ने भाग लिया, जैसे इंडियन स्किमर हो गया, फ्लेमिंगो हो गया, साइबेरियन क्वीन हो गया, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट 123, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस पर्यटन स्थलों को तंबाकू मुक्त पर्यटन स्थल घोषित किया गया? ये जम्मू की बात हो रही है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। यह गुलमर्ग और तंगमर्ग दोस्तों, दो ऐसे स्थल हैं जहां तंबाकू मुक्त पर्यटन स्थल घोषित किया गया, और ऐसा करना ही पड़ेगा दोस्तों, बहुत जरूरी है ये सब करना। नशे की दूर रिहेबिलिट करो, नशे से दूर रहना बहुत जरूरी है। 124 पे आओ, हाल ही में जलमार्ग टर्मिनल, क्या बात हो रही है? जलमार्ग टर्मिनल की बात हो रही है। IWT का उद्घाटन किस नदी पर किया गया दोस्तों? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर। जलमार्ग परियोजना का उद्घाटन ब्रह्मपुत्र नदी पर किया गया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, विशाल शैतान कैटफिश की खोज किस नदी में हुई है? किस नदी में हुई है? ये हुई है वाहिनी नदी में दोस्तों। विशाल जो शैतान है, असम के गुवाहाटी में, ये विशाल शैतान कैटफिश असम के गुवाहाटी में स्थित वाहिनी नदी में दुर्लभ प्रजाति की मछली विशाल शैतान कैटफिश, जिसे बोला है बेगारियस सोचास, बेगारियस सोचास की खोज हुई है दोस्तों, और जो जैव विविधता के लिए बहुत
महत्वपूर्ण है, वाहिनी नदी असम में। ठीक है, नेक्स्ट, पैंथरा टाइगर्स कंजर्वेशन फाउंडेशन ने हाल ही में किस राज्य में नैयर वन्यजीव अभयारण्य में रियल टाइम मॉनिटरिंग प्रणाली लागू की है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह केरल का तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित नैयर वन्यजीव अभयारण्य का केरल के तिरुवनंतपुरम में पैंथरा टाइगर्स फाउंडेशन में रियल टाइम निगरानी प्रणाली और नेटवर्क कैमरों की स्थापना की गई है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं 127। यूएसजीबीसी यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया? वेरी इंपोर्टेंट, ये आपका तीसरा स्थान, इंडिया का तीसरा स्थान है। भारत ने यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में तीसरा स्थान। पहले नंबर पर कौन सा है? चाइना दोस्तों। कौन सा? चाइना पहले स्थान पर है और इंडिया का रैंक कौन सा है? तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 122 की 128 पर जाओ, इन्हें मिलाना है, मैच करना है, वेरी इंपोर्टेंट। क्वेश्चन का लेवल देखिए, क्वेश्चन का लेवल देखिए, ऐसा आसान नहीं आ रहा है, कुछ क्वेश्चन तो काफी ठीक ठाक हैं। ठीक है, अब शक्तिकांत दास कौन है? ये प्रधानमंत्री साहब की मुख्य प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार 2 बने हैं, 2.0 बन गए एक तरीके से। ज्ञानेश कुमार जी कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त बने आपके। ठीक है, तो आपका हो गया ये 4, नहीं सॉरी 4 तो इस पे है, ये बन गया 3, 4। अब जिसमें 3, 4 है स्टार्टिंग में उनको देख लो, चलो मेरे हिसाब से देख लो। मोनिका रानी, ये मोनिका रानी कौन है? मोनिका रानी न्याय विभाग की निदेशक बनी दोस्तों, न्याय विभाग की निदेशक, इंपोर्टेंट है। और अनंता नागेश्वरन कौन है? ये आपके मुख्य आर्थिक सलाहकार। डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरन वर्तमान में भारत सरकार के कौन है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। क्या होगा? 3 4 2 1, 3 4 2 1 जहां पर है अब लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या था? इज वेरी इंपोर्टेंट। क्या था? ये था आयकर के द्वारा इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा आयोजित इस कृषि मेले का उद्देश्य था किसानों को आधुनिक तकनीक और अनुसंधान से जोड़ना, यानी कि उन्नत कृषि विकसित भारत थीम आत्मनिर्भरता की दिशा में केंद्रित है। तो डी द राइट आंसर। नेक्स्ट, मत्स्य 6000 का फरवरी 2025 में परीक्षण किस बंदरगाह पर किया गया? कौन सा बंदरगाह है मत्स्य 6000 का? यह है कैट्टुपल्ली बंदरगाह दोस्तों। कहां पर है ये कैट्टुपल्ली बंदरगाह चेन्नई तमिलनाडु में सिचुएटेड है दोस्तों। ये मिशन भारत के समुद्रयान परियोजना का एक हिस्सा यहाँ पर टेस्ट किया गया। एबल प्राइज 2025 किसे मिला है? एबल प्राइज दोस्तों ये मिला मसाकी कासाविवारा, जो जापान के गणितज्ञ मसाकी कासाविवारा को 2025 का क्या मिला है? एबल प्राइज। किसके लिए? डी मॉड्यूल, याद रखना ये पूछ रहे हैं, डी मॉड्यूल्स एंड क्रिस्टल बेसिस के क्षेत्र में योगदान के लिए, डी मॉड्यूल्स एंड क्रिस्टल बेसिस के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया गया है और यह गणित का नोबेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, 2025 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसे प्रदान किया गया? यह गुंटर ब्लास, यह ऑस्ट्रेलियाई जल वैज्ञानिक प्रोफेसर गुंटर ब्लास ने 2025 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज प्रदान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 133। 2025 में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम चैंपियनशिप को ऑफ द अर्थ, यानी कि 2024 में यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड लाइफटाइम अचीवमेंट किसे प्रदान किया गया दोस्तों? किसे प्रदान किया गया? यह माधव गौडगिल को। भारतीय पारिस्थितिक माधव गौडगिल को 2024 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड लाइफटाइम अचीवमेंट श्रेणी में सम्मानित किया गया दोस्तों। ठीक है, यह सम्मान उन्हें पश्चिमी घाट के जैव विविधता के संरक्षण में दीर्घकालिक योगदान के लिए दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित को सही मिलाना इज वेरी इंपोर्टेंट। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर क्या है? रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, ये बात हो रही है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर की दोस्तों। क्या है? यह नॉट लाइक अस कैंड्रिंग लेमर का 2 है इस पर। यह है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर की बात हो रही है, कैंड्रिंग लेमर, नॉट लाइक अस। सॉन्ग ऑफ द ईयर क्या है? सॉन्ग ऑफ द ईयर क्या है? ठीक है, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट कौन है? बेस्ट न्यू, ये चैपल रोमन हो गया। ठीक है, वर्ष का गीत क्या है? ये भी कैंडिक है। ठीक है, नेक्स्ट बात हो रही है, ये बियॉन्से एल्बम ऑफ द ईयर बियॉन्से। ठीक है, आप आंसर चुन लेना कौन सा है, इज द राइट आंसर जो भी है। ये ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है दोस्तों? क्या है? ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह महोत्सव भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, कहां पर? 4 से 9 जनवरी 2025 में भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति मुर्मू जी ने नहीं, पीएम साहब ने, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। ये गलत हो गया, दूसरा गलत तो एलिमिनेशन में लगा दो, जहां 2 है सब हटा दो। इसका उद्देश्य भारतीय यानी ग्रामीण भारत को डिजिटलीकरण, महिला सशक्तिकरण और नवाचार के माध्यम से सशक्त बनाना था
और यह महोत्सव ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 नाबार्ड और भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। नाबार्ड और भारत सरकार के द्वारा। तीनों सही है दोस्तों। 1, 3, 4 इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 136 कथन और कांड की बात होगी। फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह भारतीय वायुसेना की जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी नियुक्ति पाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है। ठीक है, भारतीय वायुसेना अब महिला पायलटों को स्थायी कमीशन और लागू भूमिका में तैनात कर रहा है या कर रही है। सो कथन कारण दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है दोस्तों। फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह 2025 में जगुआर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट बनी है, जिनका नाम है तनुष्का सिंह। ठीक है, इन्होंने भारतीय वायुसेना की महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन व फाइटर के लिए दिया गया। दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 137 ये भी कथन कारण का है। क्या है? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन 3 से 6 मार्च 2025 तक स्पेन के बार्सिलोना में किया गया। ठीक है, और मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन न्यूयॉर्क में सिटी में 6G नेटवर्क को उत्तरी अमेरिका में बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया दोस्तों। कारण गलत है, ए सही है, यानी कि कथन सही है। सो कथन सही है, कारण गलत है, सी इज द राइट आंसर। इसका कारण गलत है क्योंकि यह कार्यक्रम न्यूयॉर्क में नहीं हुआ और ना ही यह 6G उत्तरी अमेरिका में बढ़ावा देने के लिए किया गया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। पहला सही है, इसका ए सही है। मतलब हाल ही में पहली बार जारी अनुमान रिपोर्ट जिसे बोलते हैं असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत में नदी डॉल्फिन की कुल अनुमानित संख्या कितनी है? कितनी दोस्तों? ये आपकी 6327। 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा डॉल्फिन का आकलन किया गया गंगा ब्रह्मपुत्र में, तो 6327 डॉल्फिन पाई गई दोस्तों। नेक्स्ट 139 वेटलैंड के सतत उपयोग वाइज यूज के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सॉरी, पहली भारतीय कौन है? पहले भारतीय यह है जयश्री वेंकटेशन। जयश्री वेंकटेशन चेन्नई यानी कि तमिलनाडु के केयर अर्थ ट्रस्ट की सह संस्थापक है। केयर अर्थ ट्रस्ट की सह संस्थापक को वेटलैंड के सतत संरक्षण और उपयोग के लिए प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पाने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। यह सम्मान उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर दिया गया, जब उन्हें दुनिया भर की 12 वुमेन्स चेंज मेकर में शामिल किया गया। कितने? 12 वुमेन्स चेंज मेकर में शामिल किया गया। उन्होंने पल्लीकरनई मार्श जैसे वेटलैंड के संरक्षण में अहम भूमिका निभाई है दोस्तों। कौन से? पल्लीकरनई मार्श एक वेटलैंड है जो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट बात करते हैं 140 पे 140 भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन कहां चलाई जाएगी दोस्तों? कहां चलाई जाएगी? ये चलाई जाएगी दोस्तों हरियाणा के जींद से सोनीपत क्षेत्र तक दोस्तों। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन का हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच चलाई जाएगी। यह भाला भारत में यह पहल हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। प्रदूषण में कमी आएगी। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की कौन सी बीमा कंपनी थर्ड सबसे बड़ी मजबूत बीमा ब्रांड बन चुकी है दोस्तों? यह है LIC। भारत में, सॉरी दोस्तों, हाँ LIC है। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 की एक रिपोर्ट है। ब्रांड फाइनेंस 100 की एक रिपोर्ट से 2025 में LIC ने ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स में कितना? ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स में 88/100 88/100 स्कोर करके दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत बीमा कंपनी बन गई। दुनिया की बात हो रही है। नेक्स्ट, हाल ही में असम सरकार ने जीरो सेमीकंडक्टर परियोजना का नाम किसके सम्मान में रखने का निर्णय लिया है? यह स्वर्गीय रतन टाटा जी। मार्च 2025 में असम सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया। इसके तहत कौन सा? यह है जीरो सेमीकंडक्टर पॉलिसी। रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी रखने का नाम दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 143 हाल ही में भारत सरकार ने उत्तराखंड में कौन सी 2 रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है? बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों। यह सोनप्रयाग, केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक। वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों। सोनप्रयाग, केदारनाथ और गोविंद घाट हेमकुंड साहिब पे। मार्च 2025 में भारत सरकार की आर्थिक मामलों यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा उत्तराखंड की पर्वतमालाओं में ये योजना सोनप्रयाग से केदारनाथ कितना है? सोनप्रयाग से केदारनाथ है 12.9 किलोमीटर लंबी रोपवे, याद रखना, जिसकी अनुमानित लागत है करीब 4081.28 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ गोविंद घाट से, ये दूसरी है गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब, ये कितनी है? 12.4 किलोमीटर लंबा रोपवे, जिसकी अनुमानित लागत है 2730.13 करोड़ रुपए। ये 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में भारत की पहली महिला विधि सचिव लॉ सेक्रेटरी कौन बनी है? बताइए? डॉक्टर अंजू राठी राणा।
अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा मई मिनट ने अंजू राठियाना को डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर की सचिव यानी कि विधि सचिव नियुक्त किया गया। ये इंडियन लीगल सर्विस के अधिकारी हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में देश का सबसे बड़ा रैपिड रेल ट्रांजिट आरआरटीएस स्टेशन कहां तैयार होने वाला है? सरायकाले खां दिल्ली में। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर बनने वाला सरायकाले खां आरआरटीएस स्टेशन न सिर्फ दिल्ली का बल्कि पूरे देश का, कंट्री का सबसे बड़ा रैपिड रेल स्टेशन होगा, जिसमें 4 ट्रैक, 6 प्लेटफॉर्म, 14 लिफ्ट, 18 एस्केलेटर, 5 एंट्री एग्जिट दरवाजे, ये सब लगाया जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं 146 पर। जो हाल ही में फिट इंडिया आइकॉन 2025 के रूप में किस अभिनेता को नामित किया गया है? आयुष्मान खुराना। वेरी इंपोर्टेंट न्यूज। फिट इंडिया मूवमेंट के उद्घाटन समारोह में आयुष्मान खुराना को आधिकारिक तौर पर इंडिया आइकॉन घोषित किया गया दोस्तों। नरेंद्र मोदी जी की पहल का उद्देश्य है कि फिटनेस को दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहिए और इसका नाम था गुड हेल्थ एम्पावर नीड टू डू एनीथिंग, ऐसी बात कही थी दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं 147 पर। जाओ 147। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर निकलने की घोषणा के बाद किस देश ने WHO के बाहर होने का निर्णय लिया है? कौन सा देश है? यह अर्जेंटीना। 147 का अर्जेंटीना। बहुत इंपोर्टेंट न्यूज है। 5 फरवरी 2025 को WHO से बाहर होने के बाद अर्जेंटीना ने 5 फरवरी 2025 को WHO से बाहर होने की घोषणा की, क्योंकि जो यूएसए के निर्णय के बाद हुई, और इस कदम को 29 मई 2025 को औपचारिक रूप दिया गया। ठीक है, अब यूएसए के बाद अर्जेंटीना भी WHO से बाहर हो गया, इंपोर्टेंट लिस्ट में आ गया। भारत ने लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है दोस्तों? 2027 तक। भारत ने 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस को समाप्त करने का लक्ष्य का, जो वैश्विक लक्ष्य जो है 2030, ग्लोबल लक्ष्य कितना है? 2030 है, 2030, उससे 3 साल पहले रखा है दोस्तों। जैसे मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और वेक्टर नियंत्रण जैसे बहुआयामी रणनीतियों का उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन सऊदी अरब में किया जाएगा। ठीक है, ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी सऊदी अरब को सौंपी गई। ई स्पोर्ट्स को वैश्विक मंच पर मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्वेश्चन नंबर 150 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस करंट अफेयर इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मिस मत कीजिएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपना स्कोर जरूर लिखेगा, मैं ये पक्का वादा कर रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आए ना आए, आपकी अपनी मेमोरी चेक जरूर होगी, आपका अपना एफिशिएंसी, आपकी अपनी एक्यूरेसी चेक होगी। ठीक है, चलो मिलान करिए आप। मनु भाकर जी क्या है? मनु भाकर जी क्या है? मनु भाकर एज निशानेबाज है दोस्तों। ठीक है, ए पर 2 आ गया, ए पर 2। हरमनप्रीत सिंह क्या है? ये हॉकी खेलती हैं। और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं। तो आंसर हो गया 213, यानी कि ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ये थे आपके 150 क्वेश्चन जो बहुत बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों। ये IGS वर्ल्ड का बहुत ही बेहतरीन टेस्ट था। यहाँ हमने 150 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है और सारे क्वेश्चन जनवरी दिसंबर से लेके मई 2025 तक, मई जून 2025 तक सारा करंट अफेयर्स में कवर किया गया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, एक एक क्वेश्चन बहुत जरूरी है और यहाँ बहुत ही बारीकी से इसमें बनाए गए क्वेश्चन हैं। आगे भी हम करंट की टेस्ट कराते रहेंगे। करंट अफेयर का टेस्ट अच्छा था इसलिए हमने पहले करा दिया, बाकी के स्टैटिक फैक्ट्स भी हम बराबर करा रहे हैं। आपसे रब से रिक्वेस्ट है, निवेदन यही है कि ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिए दोस्तों। और इस वीडियो पे कम से कम 1000 प्लस व्यूज आने चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत से, इतनी कोशिश के बाद ये सब हम कर रहे हैं, थोड़ा तो मोरल सपोर्ट आपको दिखाना चाहिए दोस्तों। आई थिंक ऐसा लगता है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आप फ्री हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद एंड नमस्कार दोस्तों।